फिर बात आती है मौजूदा हालात की, जिसने आज ये मौका दिया हम लोगों को एक साथ बैठने का, खड़ा होने का, कि लोग घरों से निकलने लगे हैं। यकीन मानिए, अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाषण देने की कुछ ऐसी बात हो, लेकिन आज के दौर में जो लोग घर से निकल करके इकट्ठा होने की हिम्मत रखते हैं ना, मतलब घर से निकलने की ही, बोलना तो छोड़ दीजिए, आप समाज के नाम पर निकलने की जो आज हिम्मत कर रहे हैं ना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इसलिए आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना भयानक दौर चल रहा है। आपको जो घुटन महसूस होती होगी ना, आप कुछ भी करते हैं, आप दुकानदार हैं तो आपको घुटन महसूस हो रही है, आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी कर रहे हो चाहे प्राइवेट कर रहे हो, आपको घुटन महसूस हो रही है। आप एक मां बाप के तौर पर घुटे पड़े हो, आप एक बच्चे के तौर पे आपको समझ में नहीं आ रहा आप अपने मां बाप के लिए क्या करो। कहीं पर रास्ता कहीं पर रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों पर भरोसा किया, समाज के जिन लोगों पर भरोसा किया, उस हर आदमी ने आपके भरोसे को ले जा करके किसी की गोदी में झाल दिया। सब बेच गए, सब कुछ। मतलब सबसे ज्यादा जो नुकसान समाज का किया इन भरोसा बेचने वालों ने किया, कि भाई ट्रस्ट किया था इस आदमी के ऊपर कि ये कुछ करेगा। और मैं इसमें बड़ा कसूर अपने समाज का ही मानता हूं कि यदि हर कोई अपने आप से ठीक काम कर रहा होता समाज के अंदर, तो हमें चौकीदारी की जरूरत नहीं पड़ती। और आज का दौर ऐसा है कि अगर आपने अपने लिए चौकीदार भी रखा है ना, तो उसकी भी चौकीदारी हमें ही करनी पड़ेगी कि चौकीदार ठीक से चौकीदारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो बस चौकीदारी में हम पीछे रह गए। फिर किन किन मुद्दों पर सुनील भाई बोल चुके होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करूंगा। आज के दौर में जो चल रहा है और जो भविष्य में जो होने वाला है, उस पर कुछ चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोग और हम लोग मिलकर के कोई निर्णय ले सके कि यहां से आगे हमको साथ में कैसे बढ़ना है। इसके लिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, उसके बारे में आप में से किस किस ने सुना है मुझे बताइएगा। वो शब्द है, वो फ्रेज है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था। किस किस ने सुना है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। लगभग सभी ने सुना है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना, एक बार भी नहीं सुना, वो बताएंगे। कोई है जिसने एक बार भी नहीं सुना इस शब्द को? हैं कुछ लोग। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, मैं इसके यहीं से शुरू करता हूं। आप मोबाइल यूज करते हो, अपने मोबाइल में ढूंढिएगा, या फिर अपने बच्चों को बोल दीजिए कि भाई वो निकाल दे लाइन इसमें, कि मोदी जी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में क्या बोल रहे हैं। हालांकि देश का सबसे झूठा आदमी है प्रधानमंत्री। आप में से कोई उसका फेवरेट, आपका फेवरेट भी हो सकता है, उसके लिए माफी चाहूंगा कि आपका दिल दुखेगा जिसका फेवरेट होगा, लेकिन सच्ची में बहुत झूठा आदमी है। फिर भी लाल किले की प्राचीर से संसद के अंदर और अपने महत्वपूर्ण भाषणों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि इस बीमारी के दौर के बाद दुनिया में न्यू वर्ल्ड आ रहा है और वो आकर रहेगा, तो आप इस बात को सीरियसली ले, ऐसा मेरा मानना है। आप उसको लूज नहीं छोड़ सकते। भाई एवं ही कह दिया होगा प्रधानमंत्री ने, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आकर रहेगा। आजकल G20 समिट के लिए चर्चा चल रही है ना, G20 के लिए। भाई G20 सम्मेलन हो रहा है, उसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। खर्चा भी खूब कर रहे हैं, बेहिसाब कर रहे हैं उसकी तैयारी के चक्कर में। आते हुए मुझे मोहित कह रहा था कि देखो सर जी, यूरोप की तरह टाइलें लगा दी है यहां पर। तो मैं उसको ये कह रहा था, भाई मालिक आने वाले हैं दिल्ली में, इनके मालिक पॉलिटिशियंस के। जो दिल्ली में बैठा है सरकार बना के, इसका भी मालिक वही है। वो जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है उसका मालिक भी वही है, और जो सेंटर में बैठा है इसका मालिक भी वही है। तो वो मालिक आ रहे हैं अब,
तो मालिकों के लिए नई तैयारी चल रही है कि वो क्या कहेंगे। अदरवाइज लोगों को लग रहा है ये हमारे लिए काम कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये सरकारें हमारे लिए चल रही हैं। G20 की समिट के अंदर एक बारी गौर से देखिएगा तो स्क्रीन के ऊपर पीछे इधर मोदी जी भाषण दे रहे हैं, उधर कोने में लिखा हुआ है विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट। किसी ने गौर नहीं किया, वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी ने नहीं देखा। वन रिलीजन, वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन हेल्थ, वन टैक्सेशन, वन इंडिया, वन 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 वन। और अभी तो मोदी का बयान आया था कि जितनी भारत में आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जितनी भी हैं, जो भी हैं, ये जितनी फोर्सेस हैं, सबकी यूनिफॉर्म एक करने का, वन वर्ल्ड, वन कंट्री, वन यूनिफॉर्म, इसका प्लान चल रहा है। बिल्कुल समरसता में एक जैसा सब कुछ, और सारा का सारा वर्ल्ड के पैमानों के हिसाब से। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ऐसा वो बता रहे हैं आपको, मतलब वो ऐसा बता रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये है कि हम एक जैसी समानताएं लाना चाहते हैं। फिर इसकी गहराई में हम गए, हम लोग भी सोए पड़े थे। जैसे मैं बात करते हैं हम लोग, और किसी दुकानदार के बारे में या किसी पॉलिटिशियन के बारे में जब चर्चा चलती है तो हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं। तो 3-4 टाइप के लोग समाज में मिलते हैं। एक कहेगा हमने करके देख लिया भाई, कुछ नहीं हो सकता, बहुत ट्राई मारी, समाज के लोग नहीं सुनते। दूसरा कहेगा अरे ये भी ऐसा ही है, राजनीति करेगा बड़ा आने वाले टाइम में। तीसरा कहेगा अरे सदियों से चलता आ रहा है, चलता रहेगा, फालतू टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। और फिर हम जैसे लोग हैं कुछ, उनको अलग ही भड़क लगी रहेगी, अलग ही स्टाइल, वो अलग ही सिरदर्दी लेके घूमते रहते हैं कि ना भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो लोग तो इतनी ट्राई कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। फिर भी सारी बातों को एक बात में मिला के कहूँ कि मुझे मैं इसकी तह में जाना कब शुरू हुआ आपको बता दूं मैं, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपको कोई चीजें रियलाइज होना शुरू होती हैं। मैं भी उन दुकानदारों की तरह दुकानदार था, मैं भी उन्हीं की तरह अपना बिजनेस करता था। उससे पहले मैं सरकारी नौकरी में था। सरकारी नौकरी में जब समझ आया कि ये तो पूरी ज़िंदगी इस तरह से काटनी पड़ेगी तो छोड़ना बेहतर है, तो मैंने 2012 में नौकरी छोड़ दी। मैं टीचर था हरियाणा सरकार में। नौकरी छोड़ने के बाद मैंने काम शुरू किया अपने सिस्टम के ऊपर, जिसके ऊपर मेरी मास्टरी थी। मैं इंडिया का पहला पर्सन हूं जिसने इस चीज़ के ऊपर काम किया है कि हम 3 साल की उम्र से लेकर किसी भी बच्चे को ये बता सकते हैं कि इस बच्चे के पास क्या टैलेंट है, ये असल में किस तरह के काम करने के लिए बना है। जैसे माँ बाप के सामने एक समझे इसका क्या करवाएं, इसको क्या करें, उसके सोल्यूशन हमारे पास थे। तो हम चले और फिर बहुत से बदलाव आए, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल चीज ये थी कि किसान आंदोलन शुरू हो गया लॉकडाउन के दौरान, और मैंने खेती के 3 कानून पढ़ लिए। और खेती के 3 कानून मैंने इसलिए पढ़े क्योंकि मुझसे किसी ने फोन करके पूछ लिया कि यार बलारा, ये जो किसान है ये बिना मतलब खड़े हैं कि असली में है? सरकार तो कह रही है कि खेती के कानून इनके फायदे के हैं, और लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि फायदे के नहीं है। तो इसमें वो कौन सी लाइन है जिसमें ये लिखा हुआ है? तो मैंने वो 1 बाय 1 एक क्लॉज करके निकालना शुरू किया, और मुझे फिर ये लगा कि ये वाली लाइन क्यों लिखी होगी सरकार ने। तो उसके सर्च में जाके देखा तो मुझे पता लगा कि रिलायंस ने जियो कृषि ऐप कब लॉन्च करी, रिलायंस ने खेती में इन्वेस्टमेंट कब शुरू किया, रिलायंस ने एग्रीकल्चर का डेटा कब इकट्ठा करना शुरू किया, फिर रिलायंस के अंदर खेती के अंदर अमेजन ने कब इन्वेस्टमेंट किया, बिल गेट्स ने रिलायंस की कंपनियों में कौन सी कंपनियों में कब इन्वेस्ट किया, और दुनिया में बिल गेट्स का खेती में क्या रोल है, बीज कहां से आएंगे, पानी कहां से आएगा, ये गेम कहां से चलेगा। और जब वो लिंक करना शुरू किया तो वो सारी कहानियां आकर के उसके बीच में ये बीमारी भी घुसी जिसका नाम झरोना था।
मैं सोचा यार ये बीमारी भी यहीं आके जुड़ रही है, बीज भी वहीं आके जुड़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी वहीं आके जुड़ रही है, मोबाइल भी वहीं आके जुड़ रहा है, टीवी पे जो चल रहा है वो भी वहीं आके जुड़ रहा है, सारी मीडिया वहीं आके जुड़ रही है, सारी दुनिया की सरकारें वहां आके जुड़ रही हैं, जितने मेडिकल के नाम पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं सब वहां आके जुड़ रहे हैं। इसका मतलब तो सारे गेम के प्लानर यही लोग हैं। फिर और गहराई में जाना शुरू किया, क्योंकि हम जो नाम लेते थे, थोड़ी इको कम कर दो उसको, साउंड वाला भाई इको कम कर दो, आवाज कम कर दो जो चुभे ना, मैं थोड़ा अगर जोर से भी बोलूं तो उसमें मुझे लगा कि क्या ये सारे के सारे क्या यही लोग हैं। जैसे मैं जब लेता था नाम तो 3-4 लोगों का नाम लेता हूं, जिसमें मुख्य तौर पर रॉथस्चाइल्ड का नाम है पैसे के मामले में, रॉकेफेलर का नाम है पेस्टिसाइड के मामले में और पेट्रोल डीजल के मामले में, और टेक्नोलॉजी और खेती के नाम पर मैं बिल गेट्स का नाम लेता हूं बीजों के मामले में। तो फिर देखा क्या ये तीनों ही लोग हैं? पता चलता है ना ये 3 तो चेहरे हैं भाई। जैसे हम जनता सरकार मोर्चा की बात करें, आकर के मैं तो आपके सामने खड़ा हो गया चेहरे के तौर पर, तो कह दिया भाई डॉक्टर साहब आएंगे, बलारा साहब आएंगे, ये वो जो बातें आपसे करी होगी, असली में तो काम तो कोई और कर रहा है। क्यों जी? मैं तो दिख रहा हूं, मतलब दिखने वाला चेहरा एक है और पीछे से काम करने वाले लोग हैं। तो पता चलता है कि दुनिया भर के फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट होती है, जिसमें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्टिंग होती है, दुनिया के टॉप 500 घराने जो हैं फॉर्च्यून 500, वो प्लस कुछ मिलीनियर बिलीनियर्स ने मिलकर एक प्लान किया एक संस्था के अंडर में। उस संस्था का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और उन्होंने ये कहा कि अब हम पूरी दुनिया को नए सांचे में ढालेंगे, और 17 ऐसे गोल रख दिए जो गोल पहले यूनाइटेड नेशंस के होते थे, जिनका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उन गोल्स को टेक ओवर करके कहा हम पूरा करेंगे इनको। यूनाइटेड नेशंस छोड़ दिया। हमने कहा यूनाइटेड नेशंस ऐसे कैसे पीछा छोड़ देगा भाई? संयुक्त राष्ट्र तो पूरी दुनिया की सबसे मजबूत संस्था मानी जाती है, उसी के अंदर वर्ल्ड बैंक आता है, उसी में यूनिसेफ आता है, उसी के अंदर ये इंटरनेशनल मॉनिटरी जो फेडरेशन है IMF मानी जाती। तो सारे बड़ी बड़ी संस्थाएं जितनी भी हैं, चाहे वर्ल्ड की सिक्योरिटी काउंसिल हो या और, वो सब की सब वर्ल्ड बैंक के अंडर में उसके यूनाइटेड नेशंस में आती हैं। तो वो कैसे पीछा छोड़ देंगी? तो पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक को और IMF को पैसा देने वाले यही लोग हैं। अब समझ में आया। अब ये कार्यक्रम के अंदर मैं तो इतना मानूंगा कि देखो, समाज की भलाई के लिए किसी ने सहयोग किया हो तो बात अलग है, लेकिन अगर इस कार्यक्रम में या इस जगह पे जिसका पैसा लगा हुआ है वही कार्यक्रम का मालिक माना जाएगा ना, इसको स्पॉन्सर जो है वो तो वही माना जाएगा, और हम उससे ऊपर होकर के यहां बोल नहीं पाएंगे। भाई मान लो वो तो सरकार का आदमी हो जो यहां पे इस कार्यक्रम का पैसा लगा रहा हो, मैं बोल दूंगा क्या सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के? ना भाई, तुम यहां पे नहीं बोल सकते। तो पता चलता है कि इस पूरे प्रोग्राम को फाइनेंस, फंड, मैनेज, प्रोग्राम, उसकी प्लानिंग सब ये लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोग ही कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड बैंक को। अच्छा जी, फिर वर्ल्ड बैंक जो है वो जो पैसा दे रहा है दुनिया को, भाई जैसे आपने अगर नाम सुना हो, SSA का नाम किस किसने सुना है? सर्व शिक्षा अभियान, लगभग सबने सुना। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों के अंदर नई बिल्डिंग्स बन रही हैं लाल लाल रंग की। अभी पहले जो कमरे बनते थे सरकारी स्कूलों में, वो पंचायत या कोई गांव का आदमी इकट्ठे करके पैसे डोनेशन से या अपने किसी परिवारजन के याद में बना देता था कमरा, और जो जमीन थी वो गांव की जमीन होती थी। अब वो जमीन अब सामूहिक काम लेना बंद कर दिया, और सरकार ने खेल खेला कि अब हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के स्कूल की जमीन बना रहे हैं, स्कूल में मतलब बिल्डिंग बना रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, सारे के सारे दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, प्रॉपर्टी से आपका वास्ता पड़ता रहता है। वो एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे नाम पे एक प्लॉट है दिल्ली के अंदर, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, एग्जाम्पल है, वैसे तो अपने पास 1 भी गज की जमीन नहीं है। मैं मान लेता हूं मेरे पास एक 300 गज का प्लॉट है।
पूरी जिंदगी की मेहनत करके मैंने वो प्लॉट खरीदा, किसी तरह से लोगों से पैसे वैसे इधर जुगाड़ करके, और खरीद करके मैंने सोचा अब मैं इसके ऊपर अपने परिवार को बसाऊंगा और इस पे अपना घर बनाऊंगा, जैसा मैंने सपना देखा था, अपने सपनों का घर। लेकिन अपनी जिंदगी की मेरी लगभग सारी कमाई उस प्लॉट पे लग गई, थोड़े बहुत पैसे बच गए। उस पैसे से मैंने मकान बनाना शुरू कर दिया उसके ऊपर, और अब पैसे खत्म हो गए। और मैं जाता हूं बैंक के पास पैसे लेने के लिए कि मुझे लोन दे दो अपना मकान बनाने के लिए, और लोन मेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन दे देता है बैंक मेरे को, कि ले बना ले, 1 करोड़ रुपया पकड़। और मैंने अपना प्रोजेक्ट दिया, उसके हिसाब से उसने मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन दे दिया। प्लॉट था मेरा 4-5 करोड़ रुपए का, ठीक है, मैंने ऐसे मान के चला, और उस पर खर्चा करना है मैंने 1 करोड़। अब बैंक मुझसे उस 1 करोड़ के बदले में क्या लेगा? सबसे पहले 1 करोड़ प्लस ब्याज, और उससे पहले 1 करोड़ देने से पहले उस 3-4 करोड़ की प्रॉपर्टी के कागज, रजिस्ट्री अपने नाम कराएगा बैंक, पहले रजिस्ट्री वहां रखेगा, मॉर्गेज रखूंगा मैं। अब मुझे यह बताइए, लोन लेने के बाद, मकान बनाने के बाद, 3 महीने के बाद मुझे को एक्सीडेंट हो जाए, या मैं पैसा कमाना बंद कर दूं, नौकरी से निकाल दिया जाऊं, बिजनेस ठप हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, और मैं वो लोन की किस्त ना चुका पाऊं, तो बैंक ऊपर वाला घर लेके जाएगा कि प्लॉट भी कब्जा करेगा? उसका है हक प्लॉट पे कब्जा करने का, होना नहीं चाहिए, लेकिन करेगा और कर रहा है। अब जो पंचायत की जमीन थी उस पे वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके जो जमीन बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, वो जो बिल्डिंग बनेगी वो स्कूल, गांव की सरकारी स्कूल कोई कमाने के लिए तो होता नहीं, वापस तो दे नहीं सकता। जब वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? वर्ल्ड बैंक आपके गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पे कब्जा करेगा, क्योंकि वो उसकी हो जाएगी, आपने पे नहीं कर पाए तो। अब कब्जा करने के लिए तो वो स्कूल जो है सरकार के नाम होना चाहिए, और आप लोगों को मालूम भी नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, और क्योंकि आप लोग उन कामों पे इंटरफेयर ही नहीं करते हैं। पिछले 8 सालों में जब से ये सरकार बनी है, इन्होंने एक बहुत ही शानदार काम किया है कि जो जमीनें सामूहिक थी, जितनी भी जमीन सामूहिक थी, गांव की सामूहिक शामलात की जमीन, बणी की जमीन, पंचायत घर की जमीन, शुगर मिल की जमीन, अस्पताल की जमीन, स्कूल की जमीन, जोहड़ की जमीन, तालाब की जमीन, पार्क की जमीन, सारी जमीन जो पंचायतों के नाम थी, समाज के नाम थी, अब वो सारी जमीन सरकार के नाम हो चुकी है। और सरकार उसके ऊपर जितना पैसा लगा रही है, सारा वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके बना रही है। अब जब सरकार उस कर्जे को नहीं चुका पाएगी, तो वो जमीन आपकी जाएगी कि सरकार की जाएगी? हमारी जाएगी। तो आपको कर्जे की असलियत अगर बताऊं, तो पिछले 63 साल में, माइंड इट, सॉरी 63 नहीं, 67 साल में, 75वां मनाया था अभी सरकार आने से पहले, 67 ईयर में, आजादी तथा कथित हो या असलियों के नकलियों, डिबेट का मुद्दा है, लेकिन पिछले 67 सालों में यह सरकार बनने से पहले भारत पर कर्जा था 54 लाख करोड़। कितना था? 54 लाख करोड़। इस टाइम भारत पर कर्जा कितना है मालूम है? कितना होगा? 84-85 लाख करोड़। लगभग जीडीपी के बराबर का कर्जा होने वाला है अपना। यानी कि भारत ने आज तक जिंदगी में जितना कर्जा नहीं लिया था, उससे ज्यादा कर्जा अब पिछले 8 साल में हो चुका है। और वो कर्जा किसका है? वर्ल्ड बैंक का। और वो किसके एवज पे है? वो हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। और प्रॉपर्टी नहीं, हमारे अगेंस्ट भी है। हमारे अगेंस्ट कैसे लिया जाएगा? जब आपसे बैंक जब जाता है
तो बैंक आपसे क्या मांगता है? उस प्रॉपर्टी के कागज मांगता है या बैंक प्रॉपर्टी मांगता है? कागज मांगता है। तो वो प्रॉपर्टी वहां मॉर्गेज रखी जाती है। तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि 8 साल से मोदी सरकार आपसे आधार, फैमिली आईडी, पीपीपी, वोटर कार्ड, नया राशन कार्ड, नई आईडी, नया सब कुछ क्यों मांग रही है? समझ में नहीं आ रहा आपको? आपके भी तो कागज हैं। जो ये वर्ल्ड बैंक कर्जा ले रहा है, ये आपके अगेंस्ट ले रहा है। आपके जो ये कागज मांग रहा है बार बार। क्यों हर बच्चे का पैदा होते ही, अस्पताल से बाहर निकलते ही उनके उस वैक्सीनेशन ग्रिड के अंदर आना जरूरी है? ये किसी ने नहीं पूछा। क्यों उसके वो पूरे कागज होना जरूरी है? जैसा उन्होंने बोला, हम चाहें या ना चाहें, हमें सरकार के हिसाब के कागज पूरे करने क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि आपके भी कागज तैयार हो रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी के कागज तैयार हो रहे हैं। और हमको बिल्कुल नहीं पता, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। या तो हम मस्ती में मस्त हैं, या हमको अपनी 2 रोटी में उलझा के ऐसा रख दिया कि सुबह से शाम तक हम अपने कागज ही पूरे करते चल रहे हैं। मतलब अब आदमी का कुछ नहीं कर रहा पिछले 8 साल में, सिर्फ कागज पूरे कर रहा है। वो कहीं नाम खराब हो गया, उसको ठीक करवाने में ही 1 महीना लग रहा है। कहीं एक चीज एक्सपायर होगी, उसको जुड़ने में लग रहा है। कभी वो कनेक्ट नहीं हुआ, वो कर रहा है। उसको करने के लिए 3 कागज और चाहिए, उन तीनों के लिए जद्दोजहद वो लगा पड़ा है इसी में। और इस सारा डेटा किसके पास है? क्या आपको लगता है सरकार के पास है? आधार कार्ड को बनाने वाली कंपनी नंदन नीलकेणी की है, और नंदन नीलकेणी बिल गेट्स का पार्टनर है डेटा में। यानी आपकी जिंदगी से जुड़ा सारा डेटा, सारा सब कुछ, कितने पैसे खाते में है, कैसे खर्चा करता है, आपका मोबाइल बता देता है आप कहां गए हो आज, लोकेशन आपके पास सब कुछ अपने मोबाइल में चलती है। आप कहां बैठे हो, कितनी देर बैठे हो, कैसे आदमी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, कितना ट्रांसफर कर रहे हो, कैसी चीजें खरीदते हो, कैसी दुकानों पर जाते हो, किस तरह का जिंदगी जीते हो, सब मालूम है उनको। और आप वो डेटा बड़े आराम से उनको पकड़ा रहे हो। अब उस डेटे का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत की जो दूसरी जनता है, जिसको नहीं मालूम, आपका डेटा आपको काबू करने के लिए काफी है। भाई मान लो मुझे, आप उसको ये पता हो, सरकार को ये मालूम हो कि इस आदमी की रोटी कहां से आती है, और इस आदमी को काबू करना हो, इसकी रोटी और पानी काबू कर लो, बात खत्म। और पिछले 3 सालों में सरकार ने बीच में टेस्टिंग करके देखी है। तुम ये 2 सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो पेंशन नहीं मिलेगी, स्कूल में नहीं जा पाओगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं बनेगी, पेपर नहीं दे पाओगे, फॉर्म नहीं भर पाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, दुकान नहीं खोल पाओगे। यही तो था। क्यों जी? जीएसटी नहीं तो काम नहीं कर पाओगे, चाहे दुकान रेडी पटरी की क्यों ना हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रेडी नहीं लगा सकता, वहां कागज नहीं बना तो काम नहीं कर सकता, जूते पॉलिश करने वाले आदमी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक डंगर पाला है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कुत्ता पाला है उसका भी कराना पड़ेगा, बिल्ली पाली है उसका भी कराना पड़ेगा। घर में आपके एक नई चीज आई है बतानी पड़ेगी सरकार को, कितना सोना रखा है बताना पड़ेगा, दादी नानी के पुरखों का हो चाहे वो भी बताना पड़ेगा, छोटी से छोटी जमीन का टुकड़ा है वो भी बताना पड़ेगा, खर्चा कितना करते हो वो भी बताना पड़ेगा, आपको अपना सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको यह नहीं बताएगी किस उद्योगपति ने उसको कितना पैसा दिया, क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंडर है, और वो किसी आरटीआई में नहीं आएगा, और वो किसी भी ऑडिट में नहीं आ सकता। हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपका सब कुछ चाहिए उनको। अभी करेंगे क्या भाई इस डेटा का, वो करेंगे क्या भाई? आप एक चीज सोचिए, पिछले 2 साल में 2.5 साल में आपके शरीरों में सरकार ने एक केमिकल डाला हुआ है सर पब्लिक के अंदर, और सरकार को और कंपनियों को मालूम है कि इस केमिकल के क्या क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं, सरकार को मालूम है।
अगर आपको पता चल गया कि इस केमिकल से साइड इफेक्ट होने वाले हैं, तो आप सरकार की खटिया खड़ी करोगे, दरवाजे के आगे जाके बैठ जाओगे कि बता अब मैं कहां जाऊं, मर गया, अब तो बर्बाद हो गया, परिवार का परिवार वो हो गया। वो अभी अर्पित दोस्त बता रहा था मेरा, बड़े पापा को शुगर, छोटे पापा को शुगर, एक को बीपी, एक को कैंसर, दो को कैंसर, एक हार्ट अटैक से मर लिया, एक पूरी लिस्ट बता रहा है पूरे कुनबे की। अब घर वालों को अगर ये बोले कि तुमको इस केमिकल से ये सारी बीमारियां हुई हैं, तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे, ये तो सारी दुनिया के हो रखे हैं। जिस आदमी ने आज तक बाजार का एक छोटा सा दाना नहीं खाया, उसका बीपी कभी ऊपर से नीचे नहीं हुआ हो, उस आदमी को केमिकल डलने के 2 महीने बाद शुरू हो गया तो कुछ ना कुछ असर हुआ होगा। लेकिन वो क्यों नहीं मानता? क्योंकि मैं आपको उसका खेल समझाता हूं। सरकार को पता लग गया कि जितने % लोगों को ये वाला बैच नंबर का केमिकल डला था शरीर में, उन लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है। मान लिया, मैं वैसे कह रहा हूं, मान लो उनको पता लग गया सरकार को कि इनको हार्ट अटैक होने वाला है। अब सरकार अखबार में खबर छाप दे कि अब की बार नए टाइप की सर्दी होगी, इसलिए सर्दी में लोग हार्ट अटैक से मरेंगे। अखबार में आ गया तो आप मान लोगे, ठीक है जी। अब एक दूसरी कहानी सोचते हैं कि यार अब इस बात में सारे नहीं माने, इनको उलझाने के लिए अब कुछ और करना पड़ेगा। तो आपका जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपके बारे में सारी जानकारी समाज उसको देता है, कंपनी को देता है। तो इसमें से सारा डेटा आपका जा रहा है कि आप पूरे दिन में कितने कदम चलते हो, पता चल जाता है ना कितने कदम चलते हो। आप सबका बता रहा हूं मैं, सबका पता, सबकी जेब में मोबाइल देने के पीछे पर्पस यही है, सबकी लाइफस्टाइल का पता करना। सबकी लाइफस्टाइल पता चल गई कि इस पॉपुलेशन के, हमने ये मान लिया कि समयपुर बादली के अंदर टोटल 2 लाख लोग रहते हैं। 2 लाख में से 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कभी पैदल चलते ही नहीं। सुबह उठते हैं, उठते ही अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी उठाते हैं, नहा धो के अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं, दफ्तर में भी वहां बैठ करके अपना काम करते हैं, फिर वहां से शाम को गाड़ी में आ जाते हैं, सारा ट्रैफिक में घूमते फिरते, रात में खाना खा के टीवी देख के सो जाते हैं। टीवी में क्या देखते हैं वो भी पता है उनको, सेट टॉप बॉक्स सब बता रहा है उनको कि कितने घंटे कौन सा चैनल चलता है। घर में 3 टेलीविजन है, तीनों टेलीविजन के बारे में सब जानकारी है उनको। आपकी मोबाइल में क्या चलता है वो भी मालूम है, आप कितना कदम चलते हो ये भी मालूम है, किस तरह का खाना खाते हो ये भी मालूम है। तो अब उनको ये मालूम है कि ये जो 2 लाख लोग हैं इनका जीवन का स्टाइल ये है। उसमें से उन्होंने देख लिया कि ये लोग तो पैदल चलते ही नहीं, उनको अखबार में केवल एक खबर देनी है, इतने कदम से कम चलने वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा। तो आपको क्या लगेगा कि मेरे को तो हार्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि मैं कदम चल नहीं रहा था, लेकिन असल में हो रहा है किसी और दूसरे केमिकल से। समझ गए ना? ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरह से आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए वो बड़े योजनाबद्ध तरीके से आपके सामने बार बार, नहीं तो वही चीज बताने के लिए आपके घर के सामने वाली दीवार पे भी आपको वही लिखा मिलेगा, आपको बैनर भी लगा मिलेगा, टेलीविजन पर भी चलता मिलेगा, रेडियो खोलोगे वहां भी वही मिलेगा, पोस्टर पे भी वही लिखा मिलेगा, मेट्रो के खंबे पे भी वही लिखा मिलेगा, घर में पर्चा भी उसी चीज का आएगा, आपके मोबाइल में भी वही चलता नजर आएगा। तो आपको 24 घंटे वही चीज दिखाई देगी, तो आपको दूसरी चीज देखने की आदत कैसे होगी? मैं एक लाइन बोलता हूं, उसके आगे बोलिएगा कि क्या शब्द आएगा, आप बता सकते हैं। हमारा, बता ले। मैं तो कह रहा था हमारा मिशन, कह रहा था मैं तो, लेकिन उन्होंने आपको बता रखा है कि हमारा इस ट्यूनिंग से बोलेगा ना हमारा, तो मुंह से बजाज ही निकलेगा, चाहे आप जितना मर्जी जोर ला लो, मुंह से नहीं निकलेगा, दिमाग में बजाज ही आएगा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ले बताओ। आपको पूरा जबान नहीं याद है सब कुछ? दाग अच्छे हैं, एक लाइन बोली, मतलब पूरी कहानी चलेगी दूसरी, उसको लगेगा दादा पोता खेल रहे हैं, पोते के चोट लग गई, वो बड़ा उसका चिपक गया और वो बड़े हो गया, और फिर वो खुश हो गया 10 रुपए का वो दिखा करके, और 10 रुपए में एक आता है दाग अच्छे है, ले बस। सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड भी वो चीज नहीं आई होगी जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इन लोगों से खरीदवाना कैसे है, उनको मालूम है कि ये लोग कैसे काबू किए जाते हैं। इनको हम ना इनके घर में कुछ ऐसा नहीं रहने देंगे जो ये अपनी मर्जी से रखेंगे।
ये बिजली भी हमारी मर्जी से यूज करेंगे, ये ट्यूबलाइट भी हमारी मर्जी की खरीदेंगे, ये डब्बा भी जो बाथरूम में लेके आएंगे वो भी हमारी मर्जी का होगा, साफ करने वाला भी हमारी मर्जी का, ब्रश भी हमारी मर्जी का, बाल्टी भी हमारी। सब उनको मालूम है कि इनसे हम जो चाहें वो करवाएंगे। जिनको जरूरत नहीं है फिर भी मोटरसाइकिल दिला देंगे, जरूरत नहीं है फिर भी घर में सारा कबाड़ लेके आ जाएंगे, क्योंकि पता है उनको कि इन लोगों को अंदर दिमाग नहीं है। ये चलते हैं दुनिया क्या कहेगी और दुनिया से कहलवाने का काम यही करते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन पकड़ा दी गई, ये पकड़ा दी। ये इसका खेल नहीं समझ में आता आपको, कभी नहीं आएगा। इसका असली नाम है टेलीविजन। क्या नाम है? टेलीविजन। दूर से बैठ के देखना, ऐसा लगता है टेलीविजन का मतलब है कि दूर की चीज को देखना, इसका मतलब ये लगता है आपको, क्योंकि आपको यही सिखाया उन्होंने कि टेलीविजन का ये मतलब है। एक छोटी सी बात बताता हूं। मैंने कहा ये मोहित है, ये नरेंद्र है, बड़ा नरेंद्र है इनमें से। मैंने कहा नरेंद्र ने मोहित को मारा, नरेंद्र ने मोहित को मारा। आंख बंद करके एक बार इस कहानी को एक बार सोचो, कैसे मारा होगा, क्या मारा होगा, बताओ भाई, क्या मारा? कोई है जिसने सोचा और लठ मारा, डंडा मारा? कोई तो होगा, मैं तो लठ ही सोच रहा था। ओ क्या मारा? लठ मारा। टांग पे मारा, कमर पे मारा, टांगा तोड़ दी। अगला थप्पड़ मुंह पे सोच रहा। कोई सोच रहा होगा जान से मारा, कोई सोच रहा होगा ऐसे मारा, कोई सोच रहा होगा खून भी आ गया थप्पड़ लगते ही, कोई सोच रहा होगा दीवार में बजा सिर मारा जब खींच के। मतलब कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, भाई नरेंद्र ने मोहित को मार दिया। अब इस बात को आप कैसे सोचते हो, ये आपकी मर्जी है, ये तो आपके अंदर अकल है। जैसा आपने इमेजिन किया होगा मोहित कैसा है, वो कैसा है, कौन सा ठाडा है, कौन सा कमजोर, देख रखा होगा तो उस हिसाब से हिसाब लगाओगे, नहीं देखा होगा तो उस हिसाब से लगाओगे, जो आप सोचते हो वैसे लगाओगे। लेकिन अगर मैं यहां टेलीविजन पर नरेंद्र को मोहित को मारते हुए दिखा दूं, फिर आप अपनी अकल से सोच सकते हो क्या कैसे मारा? फिर तो आपको वही मानना पड़ेगा ना जो उधर चल रहा है कि नहीं? फिर आप अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं टेल अ विजन। टेलीविजन नहीं, टेल अ विजन। टेल मतलब बताओ, विजन मतलब तुम्हें क्या देखना है, तुमको हम बताएंगे। तुमको क्या सोचना है हम बताएंगे। तुमने दुनिया के बारे में क्या राय बनानी है हम बताएंगे। तुमको अपने दोस्तों से क्या बोलना है हम बताएंगे। तुम जब बहस करने लगोगे तो तुमने उसको वामपंथी कहना है, देशद्रोही कहना है, देश विरोधी कहना है, मोदी विरोधी कहना है, या क्या कहना है ये हम बताएंगे। टेल अ विजन बताएगा। और जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने अपनी जवानी के दिनों में, बचपन के दिनों में, स्कूल के दिनों में सिनेमा के फायदे और नुकसान ना पढ़ा हो। प्रस्ताव और सिनेमा के बारे में जब आपको पढ़ा जाता था तो पहली लाइन क्या थी सिनेमा के बारे में? सिनेमा समाज का आईना होता है। एक भी आदमी नहीं जिसने ना पढ़ा हो जी। क्यों जी? यही लाइन थी, पहली लाइन। ये हमारे दिमाग में घुसाया कि सिनेमा समाज का आईना होता है। असल में सिनेमा समाज का आईना नहीं होता है, समाज सिनेमा का आईना होता है। सिनेमा हमेशा पहले बताता है कि तुमको कैसे जीना है। एकता कपूर ने बताया घरों में सास बहू की लड़ाई कैसे बजनी चाहिए। एकता कपूर ने बताया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे होने चाहिए, रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे रखने हैं, दूसरे की बीवी पे नजर कैसे रखनी है, जासूस कैसे बनना है। ये हमको टीवी ने बताया कि टीवी ने बताया, टेलीविजन ने बताया कि वृद्धाश्रम नाम की कोई चीज होती है। हमने तो सुना ही नहीं था। आपने सुना था क्या आपके जवानी के टाइम में जी? टीवी ने बताया वृद्धाश्रम नाम की चीज होती है और आपको लगा सच्ची में समाज में ऐसा हो रहा है। हो नहीं रहा था उस टाइम, आप मान बैठे कि हो रहा है।
जमाना खराब हो गया, ये टेलीविजन ने बताया, आपने फिर मानना शुरू कर दिया, फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, फिर अगली पीढ़ी को पहले ही कह दिया कि तुम तो औलाद तो नकम्मी है आजकल की, फिर क्यों करेगी वो भाई। प्रोग्राम करके आपको अपने हिसाब से चलाने का खेल खेल लिया। फिर समझ में आया कि ये कर क्यों रहे हैं भाई। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है, कर क्यों रहे हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा बैकग्राउंड में, आपको करनी पड़ेगी थोड़ी रिसर्च, आपको जानना पड़ेगा कि इंसानी फितरत क्या है, और उस फितरत के हिसाब से हर आदमी अपने फितरत के हिसाब से काम करता है। हम सब की एक फितरत है, हम लोग चाहते हैं नियंत्रण, अपनी जिंदगी पर भी, अपने परिवार की जिंदगी पर भी। और जब किसी का नियंत्रण अपने परिवार पर हो जाता है तो वो अगले ही कदम उसको फिर आसपास पे नियंत्रण चाहिए, और फिर उसको दुनिया पे चाहिए। जितनी ताकत बढ़ती रहती है, आपको चाहिए नियंत्रण। घर में जाते हो तो घर वालों को क्या बोलते हो, कमा के मैं लाता हूं, तनख्वाह मेरी आती है, खाने को मैं दे रहा हूं, तो चुपचाप मेरे हिसाब से चलना चाहिए सब कुछ। इसी भाषा में नहीं बोलते होगे, पर मतलब यही है जो भी बात का। क्यों जी, मतलब जो अब मान लो घर में आदमी कमाता है तो आदमी की चलेगी, औरत कमाती है और आदमी नहीं कमाता है तो वो चला के दिखाए ना आदमी, फिर है ना। जो खाने को दे रहा है उसी की चलेगी। अभी दुकानों में, फैक्ट्रियों में, नौकरियों में, कंपनियों में और सरकारी महकमों में जो तनख्वाह देता है, जो तनख्वाह निकालता है डीडीओ, वही ऑर्डर निकाल रहा था कि दोनों सर्टिफिकेट लाके दिखाओ उसके बाद एंटर करियो। जो रोटी दे रहा है खाने को वही तो काबू कर रहा था। क्यों जी, जिसके हाथ में आपकी रोटी, वो काबू करने की कोशिश करेगा, और वो हर व्यक्ति करेगा, नीचे से लेके परिवार से लेके ऊपर तक करेगा। तो जिन लोगों को यह लगता है कि वर्ल्ड बैंक को पैसा हम देते हैं, इनको कर्जा हम दे रहे हैं, इनके घर में खाना हमारे पैसे से जा रहा है, इनके स्कूल हमारे पैसे से बन रहे हैं, फिर इन सब पे कब्जा अपना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर ये हमारे हिसाब से चलने चाहिए। तो इन लोगों को पूरी दुनिया के संसाधनों पे कब्जा करना है, पूरी दुनिया के लोगों को अपने ऊपर काबू करना, उनके लोगों के ऊपर काबू करना है, और उनको ऐसा बनाना है कि वो आत्मनिर्भर ना हो पाए, उनको अपने ऊपर निर्भर बनाना है। इसीलिए पिछले 8 सालों में मेडिकल का, इलेक्ट्रॉनिक का, कंप्यूटर का, मोबाइल के धंधे को छोड़ करके हर धंधे का काम डाउन गया है। इनको छोड़ दो आप, ये तो इनको बर्बादी की तरफ लेकर, क्योंकि मेडिकल माफिया भी इसमें सक्रिय है और इलेक्ट्रॉनिक माफिया, इनको छोड़ दो, बाकी सारे धंधे बर्बाद हुए, नौकरियां बर्बाद हुई। जहां एक बार रिटायरमेंट आ गई दोबारा भर्ती नहीं निकली, किसी भी महकमे की बात कर रहे हैं। और अभी तो कह ही दिया नितिन गडकरी ने कि आने वाले 5 सालों में 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट। अमेजन 90% लोगों को निकाल रही है, फ्लिपकार्ट निकाल रही है, गूगल निकाल रहा है। वो निकाल रहे हैं तो छोटी कंपनियां कहां से रख सकती हैं फिर। जब एक आदमी का, जब 100 लोगों का काम एक रोबोट कर सकता है, उन आदमियों को तो हर महीने तनख्वाह देनी है और रोबोट एक बार खरीदना है बस। फिर क्यों करें भाई, आपके ऊपर क्यों पैसा लगाएं? और जब आपके ऊपर पैसा ना लगाएं तो फिर आप लोग कहां जाओगे? आप उनके दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओगे। इसीलिए आपको ऐसा केमिकल दे देंगे कि अगले 2-4 साल में या तो कैंसर से मर लोगे या हार्ट अटैक से मर लोगे, नहीं तो शरीर जवाब दे जाएगा कि काम ही नहीं बनेगा। मेहनत मजदूरी करने वालों से पूछ के देखो, मेहनत मजदूरी होती है क्या? हिम्मत नहीं रही। रिक्शा चलाने वाले से बस की बात नहीं है रिक्शा चलाना। अब जिसने केमिकल अपनी बॉडी में लगवा लिए, कुछ नहीं बच रहा, लड़ने की हिम्मत नहीं है। थोड़ी हिम्मत बच रही थी तो उसको अकल खत्म कर दी कि तुम लड़ोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, क्योंकि क्षतिपूर्ति कानून आया हुआ है। फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर बाप ने कुछ कह दिया तो उसके बच्चे को फार्म नहीं भरने देंगे किसी नौकरी में, तो बाप इसलिए नहीं जाता कि यार बच्चे की नौकरी आने वाले टाइम में। तो आपको सारे रास्ते बांध दिए, ना सवाल पूछ सकते, ना कमा सकते, ना आपको छोड़ेंगे कमाने लायक, और आपकी बर्बादी धीरे 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 हो रही है, और सबकी हो रही है। आप किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी बिजनेस में हो, किसी नौकरी पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब जा रहे हैं। और आपको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि यह बात बिल गेट्स सन 2015 में और 17 में 2 बार कह चुका है
कि अगर इस देश को, अगर इस धरती को बचाना है, क्लाइमेट के नाम पर अगर इस धरती पे जो जितना भी बुरा हो रहा है इसको बचाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन उसका कार्बन उत्सर्जन रोकना पड़ेगा। और कार्बन उत्सर्जन रोकने का एक ही तरीका है, आदमियों की संख्या कम कर दी जाए, आदमी और जानवर। बोल चुका है वो, है? समझ गए बात आप? ये वो सरेआम बोल के कह रहा है। इधर से मोदी जी कह रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आके रहेगा, इधर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, सब एक रंग में रंगने जा रहे हैं। उधर से जो कंट्रोल कर रहे हैं वो कहते हैं अब हमको इनके संसाधनों पे कब्जा चाहिए, और उन संसाधनों पे कब्जा शुरू हो चुका है और हमको मालूम नहीं है। हमारे यहां अगर हम लोग ये कहने लगे कि गांव बढ़िया है या शहर बढ़िया है, तो इसका जवाब आएगा कुछ मामलों में गांव बढ़िया है, कुछ मामलों में शहर बढ़िया है। तो अगला सवाल यह होता है कि जिन मामलों में शहर बढ़िया है, क्या वही सुविधाएं गांव में भी हो सकती हैं? हो सकती हैं बड़े आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। गांव के आदमी को शहर में आना पड़ेगा तो उसे अपना मकान बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको वो रोजगार गांव में ही मिल जाए, चाहे आधे रेट में मिल जाए, चाहे चौथे हिस्से पे मिल जाए, तो भी उसको गांव में रहने में फायदा है। लेकिन अगर गौर फरमाएंगे आप, तो आपको सिर्फ दो कारणों से शहर आना पड़ रहा है, या तो रोजगार के लिए या पढ़ाई के लिए, दूसरा कोई काम नहीं है। और शहर में आके कोई खुश नहीं है, क्योंकि शहर बनेंगे आने वाले वक्त में डिजिटल जेल। शहर एक ऐसी जगह है जहां पर मैं तो अपना जानता हूं कि करनाल में रहा मैं एक जगह पे, एक ही मकान में 6-7 साल। तब मैं इतना बाहर समाज में नहीं निकला था, तब मैं भी इन्हीं बिजनेस दिमाग के सोच होती थी, नौकरी करता था, नौकर कट किस्म का आदमी था। तो मेरे को इतना पता था कि मैं 1072 में रहता था, 1071 में शर्मा जी रहते थे और 1073 में दैया साहब रहते थे। आज तक भी नाम नहीं पता उनका। 73 वाले दैया साहब ही कहा करते थे उनको जी, कहीं कभी पूछा ही नहीं कि दैया साहब। न्यू तो पता था कि वो हिंदुस्तान भारत पेट्रोलियम में काम करते हैं, पर यह नहीं पता था वो क्या काम करते हैं, उनके जीवन में क्या तकलीफ है, उनको अगर हमारी मदद पड़े तो हमको कैसे बुलाएंगे, कभी इमरजेंसी आ जाए, हमको ज़रूरत पड़े तो कैसे बुलाएंगे, कुछ नहीं पता था। क्योंकि ऐसी ज़िंदगी है जहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि किसी को किसी से मतलब ना रहे और हम आने वाले टाइम में गाँव को भी शहरों की तर्ज पर ही विकसित करने लग जाएं। उनका एजेंडा यह है गाँव को शहरों की तर्ज पर विकसित करना, और इसके लिए उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को पकड़ लिया, सारी की सारी एनजीओज को पकड़ लिया। जितनी एनजीओ सरकार से ग्रांट लेती हैं, जिन्होंने आज से पहले ग्रांट लिया, एक एनजीओ का एक समाज सेवी आपके बीच आके बोलता हो आपके लिए तो बता दो। कोई पॉलिटिकल पार्टी का एस्टेब्लिश लीडर आपके सामने बोलता हो तो बता दो। कोई सरपंच बोलता हो, कोई जिला पार्षद बोलता हो, कोई दूसरा पार्षद बोलता हो, या कोई एमएलए हारा हुआ बोलता हो या जीता हुआ बोलता हो, हिम्मत नहीं है किसी की भी इस एजेंडे के बीच में बोलने की। किसी मुख्यमंत्री की, भावी मुख्यमंत्री की, भावी प्रधानमंत्री की या भावी एमएलए की कोई सपने देखता हो, किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसा क्या जुल्म आ गया भाई? इसका मतलब तो सब कुछ प्री प्लान चल रहा है, और लोगों को क्या लग रहा है, हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। क्योंकि उनकी लड़ाई लड़ने वाले 2, 4, 5 संगठन हुआ करते थे, या तो उनकी यूनियन होती थी, तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि कोई भी महकमा हो उनके अंदर 20-20 यूनियन बना दो। इतनी यूनियन बन गई उस कर्मचारी को पता ही नहीं बेचारे को कौन सी यूनियन के साथ जाना है, और उनको सिर्फ यूनियन का एक प्रधान मैनेज करना, कुछ नहीं करना। जितनी इस दौरान में बनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, आरडब्ल्यूए बनी, जितनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आपने गौर नहीं किया, यह बीमारी आने से पहले हर आरडब्ल्यूए का प्रधान या सेक्रेटरी आरएसएस का या बीजेपी का आदमी था। पूरी प्लानिंग के तहत बिठाया था कि आरडब्ल्यूए की बात सरकार तक ओरिजिनल नहीं जानी चाहिए, वही जाएगी जो आरएसएस का आदमी चाहेगा, बीजेपी का आदमी चाहेगा, या आम आदमी पार्टी का था। जहां जिसकी सरकार है उसका था मतलब। क्यों जी?
अगर कोई आरडब्ल्यूए का आदमी अगर ये चाहता है कि मैं अपनी सच्ची बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, तो वो वहीं पे रुक जाती थी, आरडब्ल्यूए से लिखवा लाओ जी बस, सुनने वाला ही कोई नहीं था। और हम अकेले अकेले पड़े, और हमने जितने भी लोगों ने ये केमिकल शरीर में डलवाया, मैक्सिमम लोग वो थे जो ये महसूस कर रहे थे क्या करें, अकेले हैं, सरकार मान तो नहीं रही। कुछ लोग तो जानते थे कि हमारे साथ छल हो रहा है, हमारे साथ धक्का हो रहा है, इसीलिए फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के इस मिशन पे लगे। कुछ लोग थे जो पहले से भी लड़ रहे थे, कुछ लोग थे वो अकेले थे, कुछ लोग थे जो समझते थे। और फिर हमने ये सोचा कि यार ये लोगों को तो पता ही नहीं है बेचारों को कि उनके साथ में कितना बड़ा छल हो रहा है, और आगे का भविष्य भी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया, टेलीविजन का, मीडिया का, सोशल मीडिया का एक ही काम है कि वो बताएंगे आप कैसे सोचोगे। आपके दिमाग में वही सवाल आएंगे। मैं पेपर पे लिख के दे सकता हूं कि अगर आप कांग्रेस के समर्थक हो तो आपके दिमाग में यही सवाल आएंगे, बीजेपी के समर्थक हो तो आप वही सवाल पूछोगे, आप आम आदमी पार्टी के आदमी हो तो वही सवाल पूछोगे, आप तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करते हो तो वही बोलोगे, जो वो बताएंगे आप वही बोलोगे, क्योंकि आपको प्रोग्राम करना उनको आता है। अब मैं दो चीजों पे बात करूंगा, ज्यादा लंबा ना चल के। एक तो भविष्य में क्या होने वाला है उस पे, और एक यदि आपको समझ में आ जाए कि सच्ची में ऐसा होने वाला है तो उस पे फिर करना क्या है। क्योंकि ये दूसरा जो पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरे पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला पार्ट है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, यादव साहब मुझे याद है, वो ये कहा करते थे कि अगर बारिश से बचने का इंतजाम करना हो, पहले अपनी कच्ची मिट्टी की छतें होती थी, कच्ची छतों पे बारिश आने से पहले सारा परिवार लग जाता था, जोड़ में से, नर में से, बाहर से, खेतों में से मिट्टी ला ला के और अपनी छतों की पक्का करना। तो बड़े बुजुर्ग यह कहा करते थे कि अगर बारिश का इंतजाम करना हो, बारिश से बचने का इंतजाम करना हो, तो बारिश आने से पहले करना पड़ेगा, बारिश आने के बाद कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं बचता। इसलिए पहले बता रहे हैं आपको। कई लोग मुझे ये कह देते हैं, मेरे ही साथी कह देते हैं कि बलारा तो इतना बता दे है उनका इतनी सी बात याद रवा है। मैंने कहा वो इतनी सी बात केवल इस मामले में याद रहती है कि अगर उनको ही वो बात दोबारा बोलनी पड़े तो थोड़ी याद रहेगी, लेकिन वो बात जब उनके सामने आएगी तो ध्यान रहेगा, यह बात भी बता रखी, यह बात भी बता रखी, ये भी सब याद रहता है, एक भी चीज नहीं है। क्योंकि मैं कोई कागजी बात नहीं बता रहा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं जो आपके साथ बीत रही है, और जो बीत रही है वो आप अपनी जिंदगी के साथ जोड़ सकते हो। अब मैं आपको अपने सोसाइटी के, अपने समाज के कुछ तबके बताता हूं। वो तबके क्या हैं? 4 तबके हैं अपने समाज में। दिल्ली में एक तबका कम है जिसको किसान तबका बोलते हैं, ठीक है जी। किसान तबका अपने पास यहां कम है, तो किसान तबके की बात सबसे आखिर में कर लूंगा। दूसरा तबका है नौकरी करने वाला तबका, सरकारी या प्राइवेट। उसका मैं आपको बता चुका हूं 90% नौकरियां खत्म होने वाली हैं, सारे डिपार्टमेंट बिकने वाले हैं। तीसरा तबका है दुकानदार तबका, या तो हाथ से काम करने वाला तबका, मिस्त्री हो गया, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, या दुकानदार है, या कोई ऑफिस चलाता है, कोई बिजनेस है, कोई हॉल है, कोई कम्युनिटी सेंटर, ऐसा कुछ दुकानदार। मतलब दुकानदार की दुकानदारी को खत्म करने का बड़ा सुंदर सा तरीका है, ऑनलाइन सामान सस्ता मिल रहा है, ऑफलाइन सामान महंगा मिल रहा है। क्यों जी? आपकी रिपेयरिंग अगर आप मिस्त्री को बुलाते हो तो 500 रुपये सर्विस है, आप किसी बड़ी कंपनी को कॉल करने के लिए उनका मिस्त्री आएगा तो 400 रुपये में आएगा। तो लोकल मिस्त्री से कांटेक्ट आपका खत्म होता चला जाएगा, लोकल दुकानदार से आपका कांटेक्ट खत्म होता जाएगा, ऑनलाइन आप कंपनियों के साथ जुड़ते स्टार्ट हो जाओगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कंपनी को ऑनलाइन बेचने में सस्ता पड़ता हो और आपको खरीदने में महंगा पड़ता हो दुकान से? उसका कारण है कि कंपनी एक तो हजारों बल्क में लाती है, लाखों, तो उससे सस्ता पड़ेगा, और दूसरा जो कंपनी ऑनलाइन बेचती है उनके लिए सरकार समय समय पर जानबूझकर कभी 10,000 करोड़ माफ कर दिए, कभी
5,000 करोड़ माफ कर दिए, कभी 1 लाख करोड़ माफ कर दिया, माफ कर देगी। वो तो घाटा भी 100 रुपए 200 रुपए कम भी बेच देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो एक बार मार्केट जचानी है ना, एक बार आपके दिमाग में ये फिट कराना है कि ऑनलाइन सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन सस्ता मिलेगा, ऑनलाइन सस्ता मिलेगा। आप साल भर ऑनलाइन सस्ता मिलेगा सोचने लग जाओ, फिर जब महंगा भी मिलता होगा तो भी कहोगे यार बढ़िया होगा ये सामान। नहीं तो ऑनलाइन तो महंगा बिकता ही नहीं, ऑनलाइन तो सस्ता ही मिलता है। अगर महंगा मिल रहा है तो फिर बढ़िया होगा, क्योंकि आपको प्रोग्राम कर देंगे वो। तो ऑनलाइन किसका है? मोटे बड़े जाइंट, वही फॉर्च्यून 500 वही। चौथा तबका है रेडी पटरी वाला, वो तो दुकानदार में ही आ गया। मजदूरी करने वाला आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है, रिक्शा चलाता है या कोई ऐसा मेहनत का काम करता है, उनका शरीर वैसे ही खत्म हो चुका है। मैक्सिमम जिंदगी उनकी 2 चीज़ों पे चलती है। उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, खाने के लिए राशन उनको कोटे से मिलता है। कोटे में से तेल पहले से निकल चुका है, दालें निकल चुकी हैं, चावल बचे हैं, वो कई जगह चावल भी खत्म हो गए, सिर्फ गेहूं बचा है। और चावल और गेहूं बचे हैं। चावल भी आज के टाइम पे फोर्टिफाइड आ रहे हैं, फैक्ट्री में बने हुए। बाजार का चावल, वो खेत का चावल नहीं आता, फैक्ट्री वाला चावल आ रहा है। और गेहूं आ रहे हैं। थोड़े दिनों में अगला जो योजना है सरकार की, एफसीआई के जो गोदाम हैं वो खाली हो चुके हैं, तो सरकार उन लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजा करेगी सब्सिडी के, जैसे आपकी गैस की सब्सिडी के भेजने चालू करे थे। और फिर आपकी सब्सिडी उतनी आया करेगी जितनी आजकल आती है, 10 पैसे 15 पैसे है। बंद हो चुकी है वो होगा, ऐसे ही बंद होगा। गैस की तो बंद कर दी है। हाँ, एक आधे आदमी की आती है 1 पैसा, किसी की 2 पैसे ऐसे आती है। उसकी कोई गिनती नहीं। हाँ, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई अतिशोक्ति है। साथ के साथ किसान बच गया है। किसान के लिए मैं बता देता हूं, किसान के पास अपना कुछ नहीं बचा है। ना वो बीज अपनी मर्जी से लेके आ सकता, बाजार से आता है उसका। डंगर उसके पास अपनी मर्जी के नहीं है, खाद उसके पास अपनी मर्जी का नहीं है, बिजली के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, ट्यूबवेल के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है। पानी के लिए सरकार कानून लेकर के आ रही है कि अगर आपके घर में समर्सिबल है तो आपको 10,000 रुपये साल के देने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी के लिए कानून लेकर के आ रही है कि अगर आपके पास 100 गज का प्लॉट है तो 100 गज के प्लॉट पे 1 लाख रुपए आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा साल का। 10,000 रुपये के करीब हो गया, नहीं अपने ही घर में किराएदार बन जाओगे। डंगरों के लिए कानून आ रहा है। राजस्थान और गुजरात में कानून पास हो चुका है। कदे आपका न्यू लग रहा हो कि अभी ये बात मैं भविष्य की कह रहा हूं, ये पास्ट में हो चुका है। 2021 के अंदर गुजरात और राजस्थान के अंदर कानून है कि आप 1 से ज्यादा डंगर नहीं पाल सकते। अगर पालोगे तो कमर्शियल कनेक्शन लेने पड़ेंगे सारे, बिजली के भी पानी के भी। और हरियाणा और दिल्ली आसपास, यूपी के आसपास और पंजाब के लिए कानून आ रहा है कि सरकार तय करेगी कि आप कितने डंगर रख सकते हो। मान लो आप ज्यादा डंगर रखते हो कि घर में मानस 2 हैं और डंगर पाल रखे 4, तो अब वो कैलकुलेट करेगी सरकार कि 4 में से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। मेल है तो ढुलाई का काम करता होगा, फीमेल है तो दूध बेचता होगा, दूध नहीं बेचता होगा दही भी बेचता होगा, दही नहीं बेचता होगा खोया भी बेचता होगा, खोया नहीं बेचता होगा घी भी बेचता होगा। तो घी के हिसाब से क्या रेट पड़ेगा, दूध के हिसाब से क्या रेट पड़ेगा, अपने आप सरकार कैलकुलेट करके कि 4 अगर डंगर हैं, इस नस्ल के डंगर है तो इतना टैक्स जमा कराना ही पड़ेगा, चाहे बेचो चाहे ना बेचो, तो छुड़वाएगी। आखिर में पालतू जानवर नहीं पाल सकते आप घर के अंदर, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा डंगर, और अगर वो पालतू जानवर सड़क पर मिल गया तो फाइन आएगा। आपको नया आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा और उस आधार कार्ड के साथ आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हर चीज अपडेट करानी पड़ेगी। आपके खेत की रजिस्ट्री, आपके घर की रजिस्ट्री, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन नंबर, आपकी आईटीआर, आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी गाड़ी की आरसी, आपके पास जितने कागज हैं सारे आधार कार्ड के साथ जोड़ने पड़ेंगे। और घर में जितने आदमी हैं सबके एक जगह जोड़ने पड़ेंगे फैमिली आईडी के नाम पर, ताकि अगर कल को आप सरकार के खिलाफ एक भी आवाज निकालो तो उनको केवल एक बटन बंद करना है और आपका सब कुछ बंद। बिजली वहीं से चलती है। अब आप बिजली के वो मीटर नहीं रहे कि आवेगा एसडीओ या एक्शन आवेगा और गांव में बिजली वाले आएंगे, लाइन में ना आकर आपका कनेक्शन काट के जाएंगे। अब दोनों वहीं से बटन दाबना, चिप वाले मीटर है।
अब उनको यहां नहीं आने की जरूरत है। अब पानी का कनेक्शन काटने के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है, चिप वाला पानी का कनेक्शन है, एक आदमी का बंद किया जा सकता है, सारा शरीर गली का बंद करने की जरूरत नहीं उनको ना पानी। और अब तो गैस का कनेक्शन भी घरों में दे रहे हैं। मैंने आज एक खबर पढ़ी थी कि आने वाले वक्त में गैस का चूल्हा जलाने के ऊपर बैन हो सकता है, सिलेंडर वाला। सिलेंडर पे नहीं जलाओगे, जो कनेक्शन बाहर से आ रहा है वही लोगे। बाहर से आ रहा है वो अडानी का है, तो बिजली भी प्राइवेट, पानी भी प्राइवेट। पानी के लिए बता देता हूं, हिमाचल के अंदर कानून बना था 2021 के अंदर कि जितने जलप्रपात हैं, वाटरफॉल, जितने बांध हैं, जितनी नदी हैं, और जो बारिश का पानी है, पहाड़ का जो पानी है, उनके ऊपर जनता का कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार चाहे तो कंपनियों को बेच सकती है और कंपनियां चाहे तो पैसा वसूल कर सकती हैं। कानून बन चुका है, ठीक है जी। तो किसान के पास एक चीज बची बस, और वो उसकी जमीन। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जैसे बाकी तबके बर्बाद होने वाले हैं, किसान की भी 99% जमीन बैंकों में लीज पे रखी है, तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं, वो नहीं बचता, मतलब आपके साथ वो भी मरेगा। दो तरीके हैं, या तो आप इससे खुश हो जाओ कि जब सारी दुनिया मरेगी हम भी मर जाएंगे, फर्क पड़ रहा। डायलॉग है यो, जो लोग थोड़े से निकलना नहीं चाहते ना घर से बाहर, वो डायलॉग बोल देंगे, जब सारे मरेंगे हम भी क्या करेंगे जी के। क्योंकि वो अपने नकारापन को छुपाना चाहते हैं इस डायलॉग के पीछे, वो अपने उस मतलब उस भक्ति काल से निकलना नहीं चाहते हैं। तो वो या तो ये तरीका है या फिर ये तरीका है कि भाई ये तो कलेश हो गया, मैं तो सोच रहा था समस्या मेरे साथ है, ये तो सारा ही समाज खराब होने लग रहा। क्योंकि नशा जो अपने समाज में है ना, नशे की जो तस्करी हो रही है, सरकार करवा रही है। और आपको अगर अभी भी यकीन नहीं आता सरकार करा रही है, तो एक बार पिछले 3 साल का घटनाक्रम जाकर के देख लो। सरकार ने चाहा तो एक भी आदमी नहीं बचा सर्टिफिकेट बनवाए बिना। सरकार ने चाहा तो एक भी आदमी घर से बिना मास्क पहने नहीं निकला। सरकार ने चाहा तो आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाए। सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र, इतनी खुफिया तंत्र है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर सरकार चाहेगी तो। आपको क्या लगता है वो मुट्ठी भर नशा बेचने वाले टिक जाएंगे सरकार अगर चाहेगी तो? सरकार उनको बकायदा प्लांट करती है। आतंकियों को भी सरकारें प्लांट करती है। जितने आतंकी हमले होते हैं सरकारें प्लांट करती है। जितने दंगे होते हैं सरकारें प्लांट करती है। जो उस टाइम मौजूदा सरकार होती है वही करती है, विरोधी लोग नहीं करते। और वो नशा भी इस समाज के अंदर वही लोग पंट करते हैं, क्योंकि समाज के लोग अपने आप को निष्क्रिय बना चुके हैं। उनको लगता है कि राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, हम जैसे लोगों को वो राजनीतिक बोल के खत्म करने की कोशिश करते हैं कि तो एम ही अपनी राजनीति चमका रहे हैं। समाज में ईमानदार लोग चुप हो गए, इसलिए ये सारी बर्बादी का कारण ये है। तो सिर्फ लुच्चे गुंडे रह गए डिसीजन लेने के लिए। हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है अपनी। हमको क्या लगता है, मैं बोलने लगूं किसी के साथ बुरा हो रहा है, मैं बोलने लगूं मेरी घरवाली फटाक से मेरी बाजू पकड़ेगी, तो चल अंदर, तेरे को क्या जरूरत पड़ी है, पड़ा रहती। जब हमारे साथ जुल्म हो रहा था तब वो कहां आए थे, अब उनके साथ क्यों जाए? और इसलिए फिर हम सब अकेले अकेले पड़ गए और सरकार को पता चल गया सारे अकेले हैं, छुट्टी रगड़ो, सबको रगड़ो, एक को भी नहीं छोड़ो। अब खेत आपकी जमीन पड़ गई। अब थोड़ा सा भविष्य के लिए आपको 5-4 चीजें और बता दूं और फिर हम बात करेंगे कि हमें करना क्या है। आज जो लड़ाई जो आपको दौड़ाया, जो भागदौड़ मची, जो गांव से शहरों में दौड़े, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए तैयार किया, पैकेज के लिए तैयार किया, बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए तैयार किया, तो उसके पीछे एक ही चीज थी। क्या था? पैसा, रुपया। क्यों जी? रुपया ही था ना, और तो कोई चीज नहीं थी। और अगर आपको पता चले कि ये रुपया है ही नहीं जो आपको दिया जा रहा है, फिर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि इतने साल, इतनी जिंदगी जो खोई या कागज के टुकड़े इकट्ठे करने में लगाई। और जो चीज कमानी थी, समाज कमाना था, लोग कमाने थे, इज्जत कमानी थी, भाईचारा कमाना था, प्रेम कमाना था, शांति कमानी थी, उसमें उसके पीछे दौड़े नहीं। और जिस चीज के पीछे दौड़े
वो है ही नहीं समाज में, वो कहीं नहीं है। अगर यकीन ना हो तो आपको मैं एक बात बताता हूं, उससे अपनी बात को पूरा करता हूं। नोट छपने की एक प्रक्रिया होती है, अगर आपको पता ना हो। नोट छपने की प्रक्रिया में एक चीज होती है कि उस नोट के बराबर का रुपया सरकार अपने पास सुरक्षित रखती है, और रुपये का असली जो मोल है, असली जो नाम है, वो गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। वही रुपया है। ये जो जेब में आप लेके घूमते हो, ये रुपया नहीं है, ये रुपये का नोट है। जैसे कोई दुकानदार या कोई गाड़ी वाला, कोई एजेंसी वाला आपको पर्ची बना के दे दे कि जाओ उस पेट्रोल पंप पे जाके 5 लीटर डीजल ले ले, तो वो 5 लीटर की पर्ची है, 5 लीटर का नोट है। वो 5 लीटर का नोट प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो जो आपको दिया जा रहा है ये रुपये का नोट है। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपया, इसका मतलब 10 रुपए सरकार के पास रखे हैं आपके। आप जब चाहो वो नोट देकर और अपने 10 रुपये ले सकते हो। 10 रुपये मतलब 10 रुपये के बराबर का सोना। और आज जो कानून है इस वक्त इस देश के अंदर, उस कानून के मुताबिक अपने 1 रुपये की कीमत है 550 मिलीग्राम सोना। 777 मिलीग्राम सोना है वैसे तो ऑफिशियली, लेकिन वो उन्होंने घपला कर रखा है, तो हम 777 ही बोलेंगे। 1 रुपये का मतलब 777 मिलीग्राम सोना। इस मीटिंग के बाद आप में से जिसको उस चीज के दस्तावेज चाहिए हमसे मांग लेना, हम आपको ऑफिशियल दस्तावेज देंगे। उसके पहले आपको एक किताब देंगे जिस बंदे ने इसके ऊपर रिसर्च करी है 18-20 साल, जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जो उसके कानून हैं और कौन से एक्ट हैं, कॉइनेज एक्ट से लेकर के और उस तक, और रुपए का जो इन्होंने मानदेय बढ़ाया, जो मान घटाया है, इन्होंने अवमूल्यन किया है, वो एक्चुअली हमारे कानून में, भारत के कानून के अंदर उसमें नॉन बेलेबल है और आजीवन कारावास की सजा है। तो यदि इस देश के लोगों को जागरूक हो जाए तो आपके 1 रुपये के बराबर 777 मिलीग्राम सोना देना पड़ेगा सरकार को, अगर आप लोग जागरूक हो गए तो। ये आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन आपकी इस अनजानेपन का फायदा उन्होंने कैसे उठाया? उन्होंने नोट छापने स्टार्ट कर दिए अपनी मर्जी से। कैसे छापने स्टार्ट कर दिए? इस खेल को समझने के लिए मान लेते हैं कि मैं नोट छापने वाली मशीन हूं, मैं नोट छापने वाली एजेंसी हूं। नोट कौन छापता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार है नोट छापने के लिए आदेश देने का कि कितने नोट छपेंगे। तो मान लेता हूं मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हूं और मैंने मार्केट के अंदर 100 करोड़ नोट छाप दिए। 100 करोड़ नोट छाप करके मैं बैंकों को दूंगा, बैंक उसको लोन पर देंगे। क्यों जी? बैंक उस पैसे को लोन दे देंगे ना, किसान को, उद्योगपति को, किसी को। बैंक अपने पास रख के क्या करेगा? अब यहां से आपकी भागीदारी शुरू होती है। मैंने 100 करोड़ रुपए छाप दिए और आपको लोन दे दिया सबको। 100 करोड़ रुपए मार्केट में है, मैं कितने का मालिक हूं? 100 करोड़ का मालिक। आपसे जब मैं पैसा लेना कहूंगा भी मेरे पैसे दो, तो कितने का मालिक हूं मैं? 100 करोड़ का। आपके पास वो पैसा पड़ा है, मैंने ब्याज लिया 10% का, साल में 10 रुपए 100 रुपए पे, तो 100 करोड़ पे 10 करोड़। तो 1 साल के बाद मैं कितने का मालिक हो गया? 110 करोड़। मार्केट में कितना पैसा पड़ा है? आपके पास 100 ही करोड़ है, क्योंकि आपके पैसे अभी ब्याज नहीं है। भाई तो है नहीं कि आपके रुपये अंडे दे देंगे और रुपए बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपका पास 100 ही करोड़ है, मेरे पास 110 करोड़ है। लेकिन असल में बैंक को पैसा 1 साल बाद नहीं मिलता है। बैंक को पैसा अगले महीने ही मिलना शुरू हो जाता है किस्त के रूप में, और जैसे ही अगले महीने आता है बैंक उसको फिर ब्याज पे दे देता है, फिर अगले महीने आता है फिर ब्याज पे देता है। इस तरीके से बैंक ब्याज के ऊपर ब्याज लेता रहता है। तो जो इफेक्टिव जो ब्याज का रेट पड़ता है, आप अगर अपनी जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट बनाते हो ना, और हर महीने जो आप उसको देते हो और उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट करोगे, तो आपको दिखता वो 10% है, असल में 48% पे ब्याज दे रहे होते हो आप उसका, आपको पता भी नहीं चलता। तो असल में बैंक का जो इफेक्टिव जो परसेंटेज का रेट है वो लगभग 50% पड़ता है। और आप में से जिसने भी फाइनेंस का काम करा हो
उसको मालूम है कि लाख रुपए में 10 लाख की टोपी घुमाई जा सकती है बड़े प्यार से। क्यों जी? सबको मालूम है ये, क्योंकि ब्याज का रुपया होता नहीं, वो हवा हवा में होता है, कागज कागज में अगर होंदा कितने भी नहीं हो। मिल गया ना मिल गया। ठीक है जी, हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, उनको पता है। ठीक है जी, जो ब्याज में डील करते हैं उनको सबको पता है। अब क्या होता है, 50% का रेट है। अब मैंने पहले साल 100 करोड़ रुपए छापा, तो मुझे महीने दर मिलके और ऐसे करके एक साल के बाद 50% के हिसाब से मेरे कागज में बही में लिखा गया 150 करोड़। तो मैं कितने का मालिक? 150 करोड़ का। 100 करोड़ तो थे ही वो मेरे, 50 और आ गए, तो मैं 150 करोड़ का मालिक। लेकिन मार्केट में रुपया कितना है? 100 करोड़। अब ये जो पहले साल में 150 करोड़ हो गया, अगले साल में ये 150 का दुगना होने वाला है, 1.5 गुना होने वाला है, 250 करोड़ रुपया हो गया दूसरे ही साल में। और मार्केट में कितना रुपया है? वही 100 करोड़। मार्केट में 100 करोड़ और मैं मालिक बन गया 250 करोड़ का। अगली बार में 350 पौने 400 करोड़ का बन गया, अगली बार में मैं 500 करोड़ का बन गया। ऐसे करते करते मैं 5-7 साल के अंदर 10 गुना का मालिक बन जाऊंगा। शेयर बाजार में भी तो यही चल रहा है। शेयर बाजार में भी यही चल रहा है, हवा में पैसा, हवा में सब कुछ। अब आप एक बात सोचिए कि भारत के अंदर इस इकोनॉमी का क्या रेट है, किसी को मालूम है? कि असली रेशो हवा वाला रुपया मालूम है? तो मैं बता देता हूं, 1:9 का 1:9 की रेशो चल रही है। यानी कि भारत में जितना पैसा ब्याज पर दिया, यानी जितने का भारत के बैंकों की लेनदारी है और असल में जो है, यानी 10 रुपये अगर बैंक ने लेने हैं, उसमें से मात्र 1 रुपया असल में है। इसका मतलब 9 आदमियों का पैसा डूबने वाला है। 10 में से दे ही नहीं सकते भाई। भाई मान लो मैं 5-4 साल के बाद में 600 करोड़ का मालिक हूं कागजों में, और सबको बोल दूं पैसे दो वापस, मार्केट में से कितना पैसा इकट्ठा होगा? 100 करोड़ तो इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में पैसा है ही नहीं 100 से ऊपर। तो मैं जब इनके पास जाऊंगा कि जी पैसा दो मेरा, अब इनके पास पैसा है नहीं क्योंकि इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो क्या कहेंगे भाई साहब को? जी भाई साहब दो, मुझे थोड़ा सा दो, जुगाड़ करके महीने 2 महीने में दे दूंगा, अभी तो बैंक का चुकता करूं, तो इनसे ले लेगा। अब ये इनके पास कुछ नहीं बचा, इनको देना पड़ेगा, तो फिर ये उनसे मांगेंगे, उनसे थोड़ा थोड़ा मांगेंगे, तो सारे थोड़े थोड़े खाली हो जाएंगे। तो सिर्फ 10% लोग ही दे पाएंगे, उसके बाद बाकी सब खाली। अब उनको अगर हम कहेंगे कि दो इधर, वो कहेंगे पैसे तो नहीं है बाबूजी। नहीं है तो तुमने गिरवी क्या रखा था? मकान, जमीन, कार, डंगर, फ्रिज, कूलर, पुरानी कार, गोल्ड, कुछ भी रखा था, अब देना पड़ेगा। और आपको जान करके खुशी होगी, यही कारण है कि आज आपके पास दिन में अगर 100 कॉल आती हैं, तो उनमें से 10 कॉल तो इस बात की आती है कि लोन ले लो, लोन ले लो, डंगर पे ले लो, सोने पे ले लो, पुरानी कार पे ले लो, नई कार पे ले लो, फ्रिज पे ले लो, घर पे ले लो, पहले ले रखा हो एक और ले लो, उसने उतार के एक और ले लो, लोन ले लो। आती है ना? क्योंकि वो आप तो मेहनत करके कमाते हो, वो तो छापते हैं, और उनको ये मालूम है कि हमको केवल एक आदेश पारित करना है कि पैसे दो, और सबके हाथ खड़े होने वाले हैं। अब एक बात समझिए, अगर आपका पैसा आप चुका नहीं पाएंगे तो आपकी जमीन किसकी हो जाएगी? बैंक की हो जाएगी। और जब बैंक रिलायंस का हो जाएगा तो किसकी हो जाएगी? इसीलिए बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं, क्योंकि आपकी सारी की सारी जमीन बैंकों के पास गिरवी हो चुकी है। पूरे समाज का सब कुछ गिरवी रखा हुआ है इस टाइम पे। आपके जोड़ की जमीन, आपकी गली को पाड़ करके इंटरलॉकिंग वाली जो टाइलें लगी थी, वो इसीलिए लगी थी कि वो गली बेच चुके हैं। ये जो सड़कें टूट टूट के दोबारा बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े 4 लेन और 8 लेन रोड बनाए जा रहे हैं, ये जो सब कुछ नया बनाया जा रहा है, ये सब कुछ पुराना गिरा के बनाने के पीछे खेल वो लोन वाला पैसा लगाया जा रहा है कि वो सारी जमीनें बैंकों की हो चुकी है और बैंक प्राइवेटाइज होने वाले हैं।
मतलब आपके देश की छोटी से लेके बड़ी प्रॉपर्टी केवल 4 उद्योगपतियों के पास जाने वाली है। अगर आपको इसमें भी डाउट लग रहा हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते साहब। फिर तो यही है कि जैसे आज चिल्ला रहे हैं, कल भी चिल्ला लेंगे, परसों भी चिल्ला लेंगे, और फिर आखिर में जब कुछ नई बस की बात हुई तो कम से कम शांति से मर सकेंगे कि भाई जो हमारे बस में था हमने पूरा करा। बोलो राम सत्य हैं? बोलो राम सत्य। हाँ वही जी, ठीक है जी। तो अब अगर आपको यह लगता हो कि यह लड़ाई आपकी कल्ले की है या मेरी कल्ले की है तो फिर यो बहम है। सबकी लड़ाई है, सबका नाश होने वाला है। और अगर आपको यह लगता हो कि हमारी तो जिंदगी होली, हम तो देखी जाएगी, थोड़ी सी रह रही है, हमारे बालक देखेंगे, तो एक बार पिछले फिर 2-3 साल का कार्यक्रम घटनाक्रम देख लो। जब किसान आंदोलन हुआ केवल वो लोग लड़ रहे थे जिनकी उम्र 45 पार थी और जिनके खिलाफ कागज नहीं थे सरकार के पास। किसान बच रहे थे, बाकी दुकानदार एक नहीं बोला, बिजनेसमैन एक नहीं बोला, नौकरी वाला एक नहीं बोला, मीडिया वाला एक नहीं बोला, पार्टी वाला एक नहीं बोला, एनजीओ वाला एक नहीं बोला। सिर्फ वो बच रहे थे जिनके खिलाफ कागज नहीं थे। अब किसानों के भी कागज तैयार होने लग रहे हैं, सबकी फैमिली आईडी तैयार हो रही है, सबको 2-2 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, सबको पेंशन देने का काम चल रहा है। सरकार को तो एक ही लाइन कहनी है ना कि 1 रुपये की चोरी भी उतनी चोरी होती है। तना याद फलानी जगह झूठ बोल के ना मेरे पे पेंशन ली थी, चल अंदर जेल में, नहीं तो चुप हो जा, नहीं तो जेल में जाओ। इतना ही तो कहना है। इसलिए सबको पैसे के साथ यूनिवर्सल बेसिक इनकम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है कि आपको केवल जिंदा रहने के लिए मिलेगा। इसलिए तो 2014 के अंदर इस देश में 40 करोड़ लोग राशन का अनाज लिया करते थे, और अब मोदी जी खड़ा होकर के संसद के अंदर बड़े गर्व से बोल सकते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ हैं, और वो संसद में बोलता है कि 85 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दिया दे रहे हैं। इसका मतलब आप इस देश के 85 करोड़ लोगों को भूखमरी के लेवल पे ला चुके हो। और भूखमरी जब बढ़ेगी ना, सबसे पहले गांव का सबसे बड़ा जमींदार मरेगा, देख लियो। सबसे बड़ी कोठी जिसकी होगी ना आपकी, तैयार रही हो दंगों के लिए। कदे किसी का बैम हो रहा हो कि हम बचे रह जाएंगे, सिक्योरिटी के जितने मर्जी लेवल लगा लियो, बचोगे नहीं, जिस टेम्पो होएगा। ब्राजील में आज राष्ट्रपति भवन में भी बढ़ लिए लोग, लेकिन होगा क्या? वहां राष्ट्रपति भवन में घुस जाएंगे, हम लोग दिल्ली पे चढ़ाई कर देंगे, हम लोग आंदोलन कर देंगे, और उसके बाद क्रांति हो जाएगी, और वो लोग फिर 4 टटपुंजियों को पकड़ के फिर अगला नेता बना के खड़ा कर देंगे, और आपको लगेगा क्रांति हो गई, क्योंकि वो उन्हीं के आदमी थे। क्योंकि आप लोगों के पास तो निकलने का उस दिन भी टाइम नहीं होएगा कि अपनी व्यवस्था खुद बना लें व्यवस्था। फिर आप उन्हीं की व्यवस्था में घुस जाओगे। फिर अभी नहीं काबू आए तो 10-20 साल बाद वो फिर वेट कर लेंगे, फिर आ जाएंगे, जैसे हरित क्रांति में दिया था आपको। क्यों जी? तो कहानी यह है कि समाज के लगभग हर तबके पर अटैक हो चुका है। जो बच रहे हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। बचने का एक ही तरीका है, साथ आकर के अपनी व्यवस्था को अपने हिसाब से खड़े करने का काम शुरू कर लो। अगर आप समयपुर बादली में रहते हो तो समयपुर बादली के लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करें। सरकार की कौन सी नीतियां ऐसी है जिनसे आपकी आजादी छीनी जा रही है, उसकी निशान लिस्ट बनाएं। उस लिस्ट को बना करके उसके लिए लोगों को जागरूक करें, और सरकार को यह चेतावनी दे दें कि हमारी जिंदगी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है, हम तय करेंगे हम कैसे जीना चाहते हैं। आप तय नहीं करोगे। हमारी गली बनाएंगे तो हमसे पूछे बिना नहीं बनाओगे। हमारे लिए कोई काम करना चाह रहे हो तो हमसे पूछे बिना नहीं करोगे, क्योंकि सरकार आपके ऊपर पिछले 8 साल से एक ही काम कर रही है, अपनी मर्जी से जो मर्जी कानून ले गए, जो मर्जी नियम बना दिया, जो मर्जी कह दिया, और आपको मानना पड़ेगा। ऐसा हो रहा है काम खाई यार, आप चाहते नहीं हो फिर भी बन रहा है। आप चाहते नहीं हो कोई चीज बेचे, फिर भी बन रहा है। एक बार सरकार बना दी, इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि आप जो मर्जी कानून बना दोगे, जो मर्जी नियम बना दोगे, जिस मर्जी चीज को बेच दोगे। हेल बेच दी, सेल बेच दी, बेल बेच दी है।
आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, आपके बैंक बेच दिए, आपके जोड़ बेच दिए, आपका पंचायत बेच दी, गांव बेच दिए, सड़क बेच दी, सब बेच दिया। टैक्स टैक्स टैक्स, मतलब कौन सी चीज नहीं छोड़ी टैक्स की। कहने को बहुत सारी बातें हैं, असली बात एक ही है कि आपको अपनी व्यवस्था खुद तैयार करनी पड़ेगी जो सरकार के नियंत्रण में ना हो। कम से कम हमारी जिंदगी सरकार के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। सरकार छोड़ो, किसी के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा, जो मैंने बच्चों की बात कही थी कि आपको लगेगा कि हम तो हमारे बच्चे हैं और वो संभाल लेंगे, लेकिन जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में आपके बच्चे के हाथ में यही स्क्रीन पकड़ा दी गई है। और जिसका भी बच्चा पिछले टाइम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था, वो बच्चा इस टाइम पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो चुका है, खाना ठीक से नहीं खाता है, काम में उसका मन नहीं लगता है, बात करो तो बकवास करता है, पढ़ाई के नाम पे उसके बस का कुछ नहीं रहा है, कुछ याद नहीं रहता है, मोबाइल पे गेम खेलने के अलावा, फिल्म देखने के अलावा, अश्लील वीडियो देखने के अलावा कुछ नहीं करता है, और समाज के साथ उसकी कनेक्टिविटी जीरो हो चुकी है। आपका बच्चा एक मशीन के रूप में तब्दील हो चुका है जो केवल वही देख रहा है जो वो चाहते हैं। समाज के लिए उससे उम्मीद करना कोई मायना नहीं है। ये बच्चे भी बचाने हैं, और ये भाषणों से नहीं बचेंगे। मैं जो आपके पास आकर के 2 घंटे 3 घंटे बोल जाऊंगा, 1 घंटा बोल जाऊंगा, इससे नहीं बचेंगे ये। इनसे बचने का एक ही तरीका है, उठा के बर्फ करिए, इनसे बचने का एक ही तरीका है, ऊपर खाना पड़ेगा, कि मिलके बैठ के अपनी व्यवस्था तय करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? अपनी व्यवस्था, मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, बड़ा होकर के इसको कैसे स्कूल में डालना है, स्कूल उसका क्या करेगा। आज आपका बच्चा स्कूल तैयार करके दे देता है, करेगा क्या वो बताइए? आपके पास है कोई रास्ता? मैं आपको रास्ता बता रहा हूं। आपका स्कूल और आपका कॉलेज, आपका सिस्टम आपके बच्चे को किस चीज के लिए तैयार कर रहा है? क्या कोई स्किल दे रहा है? जीने की कोई कला दे रहा है? क्या दे रहा है? किताब दे रहा है, याद करने के लिए सिलेबस दे रहा है, याद करने के बाद एडमिशन के लिए भी नंबर चाहिए। कितने बच्चों का एडमिशन होगा मालूम है? सीबीएसई, आईसीएसई, दिल्ली और हरियाणा का बच्चा ले ले, छोटे मोटे बोर्ड छोड़ देते हैं, 25 लाख बच्चा 12वीं करता है हर साल इस देश के अंदर। मोटा मतलब बाकी बोर्ड छोड़ दिए, वैसे तो 40-48 लाख हो रहा है, पर मैं मोटे मोटे तौर पे बोल देता हूं, जहां जहां की इस एरिया को अगर काउंट करें। 48 और 25 लाख बच्चा 12वीं करता है। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, बीटेक और तमाम तरह के बैचलर के कोर्स टोटल मिलाकर इस देश के अंदर उन 25 लाख बच्चों के लिए मात्र 4 लाख सीटें हैं। अब मुझे यह बता दो, अगर सारे के सारे 95% से ऊपर नंबर ले लेंगे, 4 लाख से ऊपर बच्चों का कॉलेज में एडमिशन हो सकता है क्या? और आपके सामने एग्जाम्पल है, आप तो दिल्ली में रहते हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कट ऑफ लिस्ट 100% जा रही है। 100% वालों का ही हो रहा है और 100% वाले ही रह रहे हैं। सारे 100% वालों का भी एडमिशन नहीं होता, और यही पूरे देश का हाल है। मात्र 15% बच्चे ही पढ़ेंगे, तो आपके लिए एडमिशन होना सट्टा हो गया है खाली। होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और यकीन मानिए, पूरे देश में कोई 1-2 बच्चा छोड़ दो, कोई 1000-2000 बच्चा छोड़ दो तो छोड़ दो, अदरवाइज आपको पूरे समाज में एक बच्चा नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मैं इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था जिसमें मैं ले रहा हूं। एक भी नहीं है जी। मतलब उसको उस कॉलेज में एडमिशन, उस कोर्स में एडमिशन मजबूरी में लेना पड़ रहा है। ठीक है जी। अब इस कोर्स को करने के बाद वो क्या कर सकता है? कोई स्किल नहीं है उसके पास, अपना कोई काम नहीं कर सकता, समाज के किसी काम नहीं आ सकता, तो वो एक चीज के लिए ट्राई करेगा, और वो ये कि मैं किसका नौकर बनूं।
कितने पैकेज वाला नौकर बनूं, यही करेगा ये। भाई नौकर तो नौकर होता है, तनख्वाह ज्यादा हो या कम हो, वो अपनी मर्जी का मालिक तो होता नहीं। तो वो नौकर बनने के लिए निकलता है, सबसे पहले वो ट्राई करता है कि मैं सरकार का नौकर बनूं, सरकारी नौकरी के लिए दौड़ता है, और सबसे पहले वो ट्राई करता है कि मैं यूपीएससी करके डीसी बनूं। पहली नौकरी पे ले लेते हैं और एक बार आखिरी पे देख लेते हैं, उससे आपको हिसाब लग जाएगा आपके बच्चे कहां हैं, बीच वाले बीच में। सबसे बड़ी नौकरी यूपीएससी की मानी जाती है। यूपीएससी में कभी 1000 से ज्यादा सीटें नहीं निकलती, मैक्सिमम 1000 है, और कभी भी 10 लाख से कम बच्चा अपीयर नहीं होता। 10 लाख से कम फार्म कभी नहीं भरे जाते। इस बार लगभग 14 लाख भरे गए थे, तो मैं 14 लाख पे नहीं जाता, मैं 10 लाख पे ही रहता हूं। और मैं 400-800 भर्तियों की बात नहीं करता, मैं ज्यादा से ज्यादा 1000 की बात कर लेता हूं। 1000 भर्तियां हैं और 10 लाख फार्म आए हैं, 10 लाख बच्चों ने फार्म भरे हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। कोई 20 घंटे की बजाय 22 घंटे पढ़ता हो, 24 घंटे पढ़ता हो, मजदूर का बेटा हो, बिजनेसमैन का बेटा हो, गांव से आया हो, शहर से आया हो, ज्यादा पढ़ा हो, गांव के सरकारी में पढ़ रहा हो, प्राइवेट में पढ़ रहा हो, किसी में पढ़ रहा हो, 1000 से बच्चों का एडमिशन ज्यादा हो सकता है क्या सिलेक्शन? 1000 से ज्यादा बच्चों का तो सिलेक्शन नहीं होगा जी। 1000 ऊपर रखो, 10 लाख नीचे रखो, 100 से गुणा करो, 1 लाख बटा 10 लाख बनता है लगभग 1/10, 0.1। सक्सेस रेट क्या रहेगा? 0.1। क्या 0.1% से ज्यादा बच्चा पास हो सकता है? फेलियर रेट कितना होगा? 99.9। आपने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इतना जोर लाया था बचपन से लेके, नर्सरी से लेके, और अब वो बच्चा 20 साल 21 साल का हो चुका है और वो 3 बार सिलेक्शन हो लिया तो 24 का हो चुका है। 24 साल की मेहनत में फेलियर रेट पक्का 99.9% रहेगा। मतलब 99.9% बच्चों को जिंदगी भर एक मलाल रहेगा कि मैं एक फेलियर हूं, मेरे मां बाप ने मेरे ऊपर इतना जोर लगाया, मेरे से कुछ नहीं हुआ, नहीं रहेगा। और फेलियर आदमी कभी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर वो जो करेगा मजबूरी में करेगा। उसके बाद चपड़ासी में चले जाओ। सबसे बड़ी भर्ती मैंने अपनी जिंदगी में 43 साल की जिंदगी में एक देखी थी, हरियाणा की चपड़ासी की भर्ती। 18,000 भर्तियां इकट्ठी निकली थी। 18,000 भर्तियों पे फार्म गए थे 22 लाख फार्म। क्या 22 लाख से ज्यादा 18,000 से फालतू भर्ती हो सकते हैं? नहीं ना। तो 21,82,000 मां बाप रोज रात को अपने बच्चे को यह कह के सोएंगे कि फालतू ना बकवास करे, तेरे पे तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं हुआ था। हो नहीं सकता था। मतलब आपके बच्चे चाहे चपड़ासी के पेपर में बैठे, चाहे फौज की भर्ती में बैठे, चाहे आईएएस की भर्ती में बैठे, 99.9% फेलियर रेट रहेगा। 99.9% फेलियर रेट। और आपके समाज में एक आदमी नहीं है जो इन बच्चों की बात करता हो। है क्या कोई मास्टर बात नहीं करता, कोई स्कूल का प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल बात नहीं करता, कोई नेता बात नहीं करता, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बात नहीं करता। स्कूल बढ़िया बनाने की बात करते हैं, इस बात के ऊपर कोई बात नहीं करता कि अगर उस बच्चे के पास पढ़ने वाली कला नहीं होगी तो क्या वो इंसान का बच्चा नहीं है? अगर मेरा बच्चा थोड़े कम नंबर ले लेगा, तुम्हारे बनाए हुए क्राइटेरिया में फेल हो जाएगा, अगर उसके 40 नंबर नहीं आए 100 में से 20 आ गए, तो भी तो वो बच्चा है, तो भी तो उसको समाज के अंदर सम्मान पाने का हक है। इस पे तो कोई बात नहीं करता। तो अगर कोई और बात नहीं करता तो आपको करनी पड़ेगी, हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, बर्बाद वो हो रहे हैं, वो करना पड़ेगा, करे बिना नहीं होगा जी। कानिया बाबा भी बोलता है करने से ही होगा, हैं? और कोई रास्ता नजर मुझे तो आता नहीं जी। और सीधी सी बात है, अगर हमारे जैसा कोई आदमी किसी दूसरे स्टेट से आके और आपके दिल्ली में आके कहे कि हम करेंगे आपके बच्चों के लिए, तो समझ लेना ठग है, क्योंकि मन ने ठेका नहीं ले रखा जी आपके बच्चों का। मैं तो इस दर्द में हूं कि जब आपके बच्चे बर्बाद हो रहे होंगे ना, जब आपके बच्चे नशेड़ी बनेंगे, तो नशे का इंजेक्शन मेरे वाले का भी लग सकता है। मैं तो इस डर में आ रहा हूं आपके बीच
कि अपने बच्चे को कैसे बचाऊं। मेरे बच्चे को बचाने का एक ही रास्ता है कि पड़ोस का बच्चा बचाना पड़ेगा, और वो बच्चा कभी दिल्ली में भी आ सकता है तो दिल्ली वाले भी बचाने पड़ेंगे। लेकिन मैं तो आपको बताने तो आ सकता हूं, मेरे पास जो विद्या है वो तो दे सकता हूं, मेरे पास जो समझ है वो तो शेयर कर सकता हूं, जो सलाह है उस पर तो बात कर सकता हूं। करना तो आप ही को पड़ेगा साहब, मैं नहीं करूंगा जी, ना माने बड़क। हम तो आपके साथ कर सकते हैं कि आप समयपुर बादली में कर लीजिए, हम लोग हरियाणा में कर लेते हैं। तो जब आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम वहां खड़े मिलेंगे, जब हमें आपकी जरूरत पड़े आप यहां खड़े मिल जाना। क्यों जी? इतना तो हो सकता है समाज के तौर पे इकट्ठे होकर के। अदरवाइज बाकी भाषण बतेरे बढ़िया हमने देने, हम दे देंगे, आपने ठीक लगे आप बढ़िया जागा अपना चाय पी लियो एक बार और आसान आ जाएगा। एक बार और यूं कह दियो भाई बात तो ठीक कह रहे थे डॉक्टर साहब पर कुछ नहीं हो सकता, अगर यही कहना तो बात अलग है। और अदरवाइज आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको कम से कम 5 घर इधर अपनी गली में और 5 घर इधर तैयार करने पड़ेंगे। भाई मान लो आपसे अगले घर वाला सरकार का पिट्ठू है, उनका पट्टा पहन रखा है सरकार का, किसी भी पार्टी का पट्टा पहन रखा। मैं इनको पार्टियों के कुत्ते बोलता हूं, देखो जी आप में से कोई हो बेशक, मैंने नहीं पता, बुरा मान जियो, माफी मांग लूंगा बाद में। लेकिन भाई किसी का पट्टा पहन लिया हो तो वही है जो पालतू हो गया उसका, क्योंकि वो उसके रहमो करम पे जिंदा है। वो मालिक थोड़ी है, मालिक तो हम है, वो तो नौकर है, मांगने आते हैं, वो हमसे भिखमंगे हैं सौरे वो तो अगले वाला आपकी बात नहीं मानता, वो कहता है ना भाई हम तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, तो अगले के पास चले जाओ। वो भी नहीं मानता, अगले के पास चले जाओ। आपको 5 घर तो तैयार करने पड़ेंगे इस लाइन में इधर, और 5 घर इधर कर लो, 10 घर तैयार कर लो। 10 घर ऐसे कर लो कि भाई बात सुनो, कल को सरकार का आदमी अगर जबरदस्ती करने लगे, तुम्हारे ऊपर करेगा तो हम 9 के 9 तेरे घर मिलेंगे, और हमारे ऊपर करने लगे तो तुम 9 के 9 आ जाना। पहली बात तो या सरकार के इस एजेंडे को छोड़ो कि हम तुम्हारे काबू में नहीं आएंगे, पहली बात तो यार, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है, और हमें यह भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मैं आपको बताऊं, ये जो 10 साल और 15 साल में गाड़ी बंद करी ना, ये भी लड़ाई लड़ेंगे आप। मतलब सरकार को ये बोल देंगे हम निकालेंगे गाड़ी बाहर, तुम पकड़ के दिखा, हम बताएंगे, मैं चलाऊंगा सबसे आगे और तू रोक के दिखा। जैसे सरकार कह रही थी ना कि चालान कटेगा, अगर 4 जिलों में मास्क की अनिवार्यता लागू कर दी चालान कटेगा, हमने ऐलान कर दिया, हम आ रहे हैं भाई बहादुरगढ़ में इस चौक पर इतने बजे आएंगे, काट के दिखाओ कौन सा पुलिस वाला आएगा। आए नहीं कोई। फरीदाबाद में अगर हम आएंगे, फरीदाबाद में काट के दिखाओ कौन आएगा, तुम करके दिखाओ जबरदस्ती, तुम्हारी क्या औकात है। हम तो 4 मानस थे और इतने मानस इकट्ठे हो गए तो इनका तो मारेंगे थप्पड़ खींच खींच के, इनकी क्या औकात, कुछ भी नहीं। सरकार आपको कैसे जबरदस्ती कर सकती है? कर्मचारी तो होते हैं, सबसे बुद्धि कौम है कर्मचारी तो। एक बार यूं जूता करके दिखा दिया तो दोबारा मुड़ के भी ना आए उस गली के अंदर, पर जूता दिखाने वाला आदमी की हिम्मत होनी चाहिए ना। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आप कल्ले नहीं हो, आप खड़े हैं। एक बार इनिशिएटिव ले लियो, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। या आज की बात नहीं कह रहा, 2021 में ये बहन जी बैठी हैं रचना जी, इनका फोन आया मेरे पास। उस टाइम तो सारे एरिया में दहशत थी, दहशत का माहौल था। इन्होंने कहा जी हमारे स्कूल में सर्टिफिकेट के लिए प्रेशर बना रहे हैं, टीचर थी ये, कि जी स्कूल में प्रेशर बना रहे हैं और मैं क्या करूं। मैंने कहा जी लड़ाई आपकी है, लड़ना आप ही को पड़ेगा, हम तो साथ खड़े हो सकते हैं। अब मैं आ जाऊं आपके लिए लड़ने और आप कह दो ना जी मैंने तो लड़ना नहीं, हमारी तो होगी बेइज्जती, हम तो वहां से आएंगे आना जाना बेइज्जत। लड़ाई शुरू करो जी, स्कूल के बाहर बैनर लगा के बैठो, प्रिंसिपल को कह दो एसटीसी करा, नहीं लगवाती मतलब नहीं लगवाती। आपको 2 दिन हो जाएंगे लड़ते हुए, यही बात कही थी जी, मगर 2 दिन आपने लड़ना है बस। 2 दिन आप मेरे को बता देना, दूसरे दिन की जी 2 दिन हो लिए मेरे को लड़ते हुए, तीसरे दिन आपके साथ खड़ा मिलूंगा और उसके बाद नहीं हिलता आपके पास से, लेकिन 2 दिन लड़ाई चालू कर दो। इनका इतनी सी हिम्मत आ गई, इन्होंने कहा छुट्टी एसटीसी कराओ, आप तनख्वाह नहीं लेते, जाओ, नहीं लगवाते पर नहीं लगवाते। इन्होंने तनख्वाह लेने से मना कर दिया। अब तनख्वाह लेने से मना कर दिया तो ठीक है, उन्होंने तनख्वाह रोक ली, सरकार के ऑर्डर ऐसे थे, इन्होंने कोर्ट केस कर दिया। अब पीछे से इनका कोर्ट केस आदेश आ गया कि जितनी तनख्वाह सारी दो। अब प्रिंसिपल ने देखेंगे कि अब तेरे को हरामी, तेरे को रगड़ेंगे अब कि तू जबरदस्ती कैसे कर रहा था उस टाइम पे। लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना आप ही को,
तो बच्चे आपके, माहौल आपका, लड़ाई आपकी, समस्या आपकी, लड़ना आप शुरू करो, आप खड़े मिलेंगे पक्का। तो ये हिम्मत आपको होनी चाहिए कि आप कल्ले नहीं हो, इतने सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं हमारे, हजारों लोग, मतलब हर जिले में अपने लोग हैं इस टाइम जनता सरकार मोर्चा के, कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ आपको इतनी हिम्मत करनी है कि अपने घर के पहले, सबसे पहले अपने परिवार को बचाने के लिए 10 परिवार अपने साथ कर लो। जो आदमी आपकी बात मानता हो, ये याद रखना, पहले 10 आदमी वो होने चाहिए जो आपकी बात को समझता हो। बस अपनी शील्डिंग 10 आदमियों की पहली, भाई पहली डाल होगी अब तैयार, अब हम घर में हो या ना हो कोई टेंशन नहीं, 10 परिवार हैं, लट आके आ जाएंगे। ठीक, अब अगला स्टेप है फिर समाज में उतरने का, कि जो जो लोगों का जमीर बचा हुआ है, जो जिंदा लोग हैं, जो आज भी समाज के लिए सोचते हैं, जो आज भी अपने बच्चे से पहले दूसरे के बच्चे को रख सकते हैं, जो आपके बच्चे में और मेरे बच्चे में फर्क ना कर सकते हो, अब उनको ढूंढ लो। चोर नहीं चाहिए, लुटेरे नहीं चाहिए, गुंडे नहीं चाहिए, लालची नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। और जी जमीर वाले लोग इतनी आसानी से नहीं मिलते, नहीं तो मारे सिर में दर्द नहीं है, सिर में गुमड़ा नहीं है कि आके समय बर्बादली में दरबार खराब करा। यहां तो हमने कुछ भी नहीं लेना, हमारे गांव के आसपास करूंगा तो लोग नहीं कहते तो इलेक्शन लड़न आया, यहां तो यूं भी नहीं कह सकते है जी, मतलब कहने वाले। असली तो लड़ाई आपको मालूम ही है हमें कौन सी दर्द लेके घूम रहे, लेकिन असली बात यह है कि जी ये एहसास अपने को होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, अच्छे लोग समाज में खत्म नहीं हुए हैं, धरती माता पूत विहीन नहीं हुई है, इब्बे हैं, बच रहे हैं लड़ने वाले, सब ने जमीर गिरवी नहीं रखा है, सब कमजोर नहीं है, नपुंसक नहीं हुए हैं इस देश के लोग, अभी भी लड़ सकते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, मर भी सकें, कट भी सकें, मार भी सकें, छोड़ भी सकें। और जूते मारना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तो सोच ही रहा था कोई इब के किसी डीसी का, एसडीएम का नंबर आने वाला है, मैं तो आपने पहला बता रहा हूँ, रगड़ूंगा किसी ने, कोई अस्पताल का डॉक्टर हो गया, कोई एसडीएम हो गया, कोई डीसी किसी गरीब आदमी के साथ बुरा कर रहा होगा, मैं तो तोऊंगा आरामी ने, ठीक है ना। और बैठांगे कि आजा तू करके दिखाओ, गिरफ्तार करके दिखाओ, तुम क्या करोगे हमारा। इकट्ठे होंगे तो इनके कोई कानून नहीं, 3 संसद में बना हुए कानून वापस करवा दिए जी किसानों ने। सबूत है ये एकता का और शांति का, कि जिस दिन आप इकट्ठे हो गए कानून कोई मायने नहीं रखते, ये कागज कोई मायने नहीं रखते, अपनी जमीन, अपने खेत, अपने अस्पताल फिर उल्टे ले आवांगे, पर इकट्ठे तो जो, यो सबसे पहला काम है। आपने ये काम करना है कि अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढना है। अगली बार दिल्ली के किसी कोने में अगर कोई कार्यक्रम हो रहा हो तो उन लोगों को बता भी देना है कि आ जाओ भाई, बात सुन लो। आगे कभी अपने लोग तैयार करने हैं, हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाओगे तो हम आपको वो मैसेजेस दे देंगे जो आपको इसका और परिदृश्य, अभी मैं आपको पूरी बात बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ थोड़ी समस्या ये हो रही है कि मैंने कोई चुप नहीं रहने देता सुबह से लेकर रात तक, तो मेरे ये जो पोर्शन है ये इसमें जख्म हुए पड़े हैं और आराम तो मेरे पास बोलने नहीं जानता फिर, ठीक है। और मैं परमानेंट जख्म हो रखे हैं तो पेन रहता है 24 घंटे मेरे को। और कोई, मैं कुछ सोचता हूँ कि 10, 20, 50 लोग हो जाएं बोलने वाले तो उन्हें छोड़ के मैं अपना आराम से थोड़ा शांति से ले लूँ, पर अभी नहीं लगता, अभी टाइम 5-7 महीने और करना पड़ेगा। तो इसलिए इस 1 घंटे में वैसे भी नहीं कर सकते। और फिर मैंने हर मुद्दे पे अलग अलग वीडियोस तैयार कर रहा हूँ मैं, हर मुद्दे पे। तो उनके लिए आपको, जब आप साथ में जुड़ जाएंगे तो आप उन चीज़ों को समझ लेना। और लड़ने के लिए जब जैसे ही कॉल आती है फिर आपने अपने लट्ठा पे तेल पे आकर रखना पड़ेगा पुराने स्टाइल में। ये तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी जी, बालक बचाने हैं तो। और मैंने तो कोई राह समझ में आता नहीं। हाँ, बलि भी चढ़ेगी, बलि चढ़ेगी, क्योंकि जब उस टाइम पे मेरे को याद है जब 3 तारीख को मेरी गिरफ्तारी हुई थी पीछे से पिछले साल, उस टाइम पे 1 ही तारीख को मैंने ये बात बोली थी, भाई और कोई राह समझ में नहीं आ रहा, या तो एक बार तो लोगों का वो करने के लिए एक तो बलि चढ़ेगी, और अगर नहीं, अगर आप लोग नहीं जाग गए तो क्या तब बिना बलि चढ़े काम चल जाए, और नहीं जाग गए तो भाई ये तो होएगा, किसी न किसी का तो नंबर आएगा फिर। तो हम तो उसके लिए भी तैयार हैं, घर तक निकले हुए हैं, हमारे तो घर के न्यू भी नहीं पूछते उल्टा का आवेगा कि नहीं आओगा, कदा होगा। आपके साथ हुआ था, आप मास्क नहीं लगाओ थे। हाँ, चंडीगढ़ में हुआ था जी। आपका वीडियो देखा। हाँ, मगर अच्छा गोली मारो जी आप कुंडला में। आप 3 दिन फिर जेल में रहे। हाँ, कर्मों के साथ। लेकिन उससे लोग जागे बहुत, उससे माहौल बदला। फिर बाहर निकल के हमने ऐलान किया कि नहीं मानेंगे, तुम्हारी तानाशाही नहीं सहन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। ये एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि आज की जो मीटिंग है ये है एक तरह से सीडिंग
बीज गेरना, जैसे किसान खेत में बीज डाल दिया करें। तो मैं आपके दिमाग में आज विचार का बीज डाल रहा हूं, अगर अनुकूल वातावरण बना तो कल को ये जंगल बड़ा बनेगा, और नहीं मिला तो जी कोई बात नहीं, हम तो यो बीज बघेरते चल ही रहे हैं। गिलहरी वाला जो सा हमारा योगदान है वो तो आप करते ही रहेंगे समाज के लिए, जितना बनेगा उतना कर रहे हैं ईमानदारी से, इसलिए दिल पे बोझ नहीं है, मन में इच्छा भी नहीं है, कुछ अचीव भी नहीं करना, किते पहुंचना भी नहीं, कोई नाम की भूख नहीं, कोई उसकी भूख नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हुए हैं। हम तो चले तो थे अपना जान न्योछावर करने, वो परमात्मा ने सम्मान ज्यादा दे दिया, इतनी औकात नहीं थी जितना मिल गया। सही बतावा हम तो पहला बोनस पे चल रहे हैं मतलब हमारे को जितना मिल गया आप उतने में शांति में है, मतलब बोनस पे इस टाइम, तो हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। बात है अगली पीढ़ियों के लिए कोई रास्ता तैयार कर सके कि नहीं कर सके, बस यही लड़ाई है। तो आप साथ आएंगे और लड़ेंगे, इसी उम्मीद में मैं अपनी बात आज की यहीं खत्म करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि अपना ये रिश्ता जो है वो जीवन भर कायम रहेगा, और इकट्ठे होकर अपने समाज को बचाएंगे, अपनी अगली पीढ़ियों को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।